परिंदों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक यस या थम्स अप भेज दीजिए। फिर आज की मजेदार क्लास शुरू करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पूरा चैप्टर ही बहुत बहुत मजेदार है। वी गेट टू स्टडी अबाउट आवर ओन सिस्टम, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और आज हम इसके लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। यस, अमूल्य, गौतम, मनोज, नेहा, मोहम्मद, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बेटा आप लोग कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर स्टडिंग रेगुलरली। मैंने आपको रिवीजन की मॉर्निंग डोज दे दिए थे और संडे को भी आपका थोड़ा सा कान खींच दिया था, मॉर्निंग डोज दे दिया था कि अच्छे से पढ़ना, टाइम बर्बाद नहीं करना। माना सबने या नहीं? मैं बिल्कुल अच्छी हूं और अब आप लोगों की क्लास लेने आ गई हूं तो दिल और गार्डन गार्डन हो गया है। चलिए, ग्रेट ग्रेट। आइए मेरे प्यारे नादान परिंदों, आज की क्लास शुरू करने के पहले जरा चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, आनंद से पढ़ेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ेंगे। जहां जहां पर टाइम वेस्ट होता है उसको ब्लॉक करिए। डू और डाई, कैसे भी अपना बेस्ट देना है। देखो रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में अपन नहीं गारंटी कर सकते। I can guarantee only my efforts. I cannot guarantee the results, but I have to guarantee my 100% efforts. वो तो हमारे हाथ में है, वो तो ईश्वर देख रहे हैं, वो तो नेचर देख रही है। अगर आपने ईमानदारी से अपनी मेहनत की तो आपके साथ जीवन में अच्छा ही होगा। वो डॉक्टर बनना हो, कुछ और बनना हो, लेकिन ये मैं लिख कर दे रही हूं, यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ सिंसेरिटी, ऑनेस्टी इन योर स्टडीज। तो आप पूरी मेहनत अच्छे से कर, है ना। बच्चे बोलते हैं गुरु मां हमको टेंशन होता है तो हम टेंशन के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो बेटा आप टेंशन ही करते रहोगे और उस कारण पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब रहा? टेंशन के आगे ऐड लगा के टेंशन में तो और अटेंशन हो जाना चाहिए। टेंशन तो चलता रहेगा बेटा, वो तो साइड का पैरेलल प्रोसेस है, वो तो दूसरी पटरी है, वो तो चलेगी ही चलेगी। तो एक पटरी है हमारी प्लान स्टडीज की, एक पटरी है टेंशन की, और उस पर हमारी गाड़ी दौड़ती है। अब कोई बोले मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं होता, तो टेंशन ही नहीं होगा तो पढ़ेगा क्या फिर वो? तो बेटा डर को इतना हावी नहीं करना कि हमें बिठा दे। डर को एक मोटिवेशन की तरह लेना है, भैया डर तू आता रहे, लेकिन आज का मेरा इतना 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 प्लान है, मैं ये करूंगा, डरता भी रहूंगा लेकिन पढ़ता भी रहूंगा। ठीक है, करेंगे सब लोग, प्रॉमिस मुझसे। चलो, तो मॉर्निंग डोज यहां आ ही जाते हैं, आपकी एमसीडी लिस्ट यहां पर आ जाती है। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल रेगुलेशन समझा था, कैसे GnRH और फिर उससे FSH, LH, फिर LH से लीडिक सेल्स के थ्रू एंड्रोजन्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, FSH सर्टोली सेल पे काम करेगा, कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाएगा जिससे फाइनल स्टेप स्पर्मियोजेनेसिस होगा। ये सारी बात की थी। और हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था जहां पर हमने ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, बर्थ कैनाल क्या होती है, इन सब की बात की थी। आज हम इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था ओवरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो डक्ट्स थी वो थी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। लेकिन अभी बचा है मैमरी ग्लैंड और बचे हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, तब जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। इतना सब लोग मेरे साथ अग्री कर रहे हैं? अरे वाह यार, नंबर भेज रहे हो, देखो गुरु मां देख ही नहीं रही है। 173, आराध्या 175, 167, 163, क्या बात है यार। अनुष्का 150, बहुत बढ़िया। 172, ब्रजेश कुमारी 180 आउट ऑफ 180, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। और किसके 130 प्लस आए हैं? 170, अरे वाह यार, मेरे दिन बना दिया। जया 175, कशिश 172, 170, 170, 145, 130, 170, 180, 180, 175, 160, 180, 175, 180, 180, 145, 165, 115, बहुत बढ़िया बेटा। 115 वाले को भी बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है। 115 है ना, आप आराम से इसे धीरे धीरे 130, 135, 140 कर सकते हो। बस देखते चलो कमी कहां हो रही है, क्यों नंबर कम हुए, क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, क्या मैंने रिविजन नहीं किया था, क्या मैं क्वेश्चन गलत समझ पाया, क्या मैंने सब कुछ सही समझा था पर कोई सिली मिस्टेक कर दी, ये सब देखते हुए चलो। बहुत बढ़िया बेटा। 115, 165, 150, 152, 155, 130, 170, 180, यार बहुत बढ़िया। 160, 175, 80, बेटा 80 वाले भी
बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, अभी बहुत टाइम है, अभी 6 महीने हैं, आधा साल है, बस अपनी गलतियां देखते हुए चलो, उन पर सुधार करते हुए चलो। वो धीरे धीरे कछुआ कब आगे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट देखो गुरु माँ से मजाक कर रहा है, 200 इन जूलॉजी। बेटा क्या होगा मेरे से मजाक करके, बताओ। ये मेरे से मजाक नहीं है बेटा, ये आपका खुद से मजाक है, अपने आप से मजाक मत करो। मस्ती कर ली कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है। 165, 176, वेरी गुड। 180, 150, 173, 60, कोई बात नहीं है बेटा, 60 मार्क्स भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। बस गलतियां देखो और आगे बढ़ो, अभी टाइम है। मैं फिर कह रही हूं, ये जो 60 लिख रहे हैं, 80 लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, प्रफुल्ल 75, बेटा आप में बहुत हिम्मत है, आप अपने मार्क्स गुरु माँ को बता रहे हो यहां पर, मतलब आप सिंसियर स्टूडेंट हो, आप पढ़ना चाहते हो। बस कमी देखते चलो, एनालिसिस जरूर करो, सारे सब्जेक्ट्स में एनालिसिस जरूर करो, देखो कहां कमी हो रही है, बस उसे पूरा करते चलो। बहुत टाइम है, मैं वापस 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 बार बार कह रही हूं। चलिए आइए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने दोनों क्लासेस के इम्यूनिटी बूस्टर्स दे दिए थे आपको, जरा यस लिख दो। मैंने लास्ट वाली क्लास में लेक्चर 2 में स्टार्टिंग में लेक्चर 1 का और लास्ट में लेक्चर 2 का इम्यूनिटी बूस्टर दे दिया था बेटा। चलिए आइए बेटा, अगर आपके भले ही 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं। कई बच्चे तो टेस्ट ही नहीं देते, सोच के हमारी तैयारी नहीं है, तो उनको मैं थोड़ी सी डांट लगाऊंगी। बेटा टेस्ट दो। ऐसा कभी कोई दिन नहीं आता जब आप बोलो आज मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं, आज ले लो मेरा टेस्ट, नहीं। इवन एक टॉपर भी बोलेगा कि यार थोड़ा 2 दिन और खिसक जाएगा क्या नीट का एग्जाम, जो AIR 1 लाने वाला है वो भी बोलेगा। तो यू आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर एनी टेस्ट, बट आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट उतना पेपर तो अटेम्प्ट करिए जितना कि आप ने टॉपिक पढ़े हुए हैं। उसमें से तो देखो कि वो भी मुझे ढंग से आता है कि नहीं, उसमें मैं सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा हूं क्वेश्चन में, ऐसा तो नहीं हो रहा, मैं कितने पानी में हूं। सो यू हैव टू कीप ऑन गिविंग टेस्ट। बेटा जिंदगी में भी, लाइफ में भी, कोई भी कभी भी किसी इम्तिहान के लिए तो कोई भी राजी नहीं होता, पर इम्तिहान आता है और उसमें हमें अपना बेस्ट शॉट देना पड़ता है। प्लीज आप लोग टेस्ट दीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट ने लिखा कि मैम टेस्ट नहीं दिया। बेटा टेस्ट दो, अनटिल एंड अनलेस कोई बिल्कुल ही हेल्थ का इशू हो जाए, वो एक अलग बात होती है, उसके लिए भी प्लीज अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, बाहर का फूड अवॉइड करो। अभी सर्दियां आ रही हैं बेटा, तो सर्दियों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं कुछ कुछ बातें आपको बता दूंगी डाइट की, वो फॉलो कर लो, छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, है ना। सॉक्स पहनकर बैठो, कैप लगा लो अगर ज्यादा ठंड लगती है। जैसे मुझे तलवे से, फीट, पैरों से और कान से बहुत ठंड घुसती है, ठंड लगती है, एकदम सर्दी लग जाती है अचानक से, फिर वो चलती रहती है 15-20 दिन, 25 दिन। तो मैं हमेशा सॉक्स पहनती हूँ, केवल सोते टाइम उतारती हूँ, और एक मेरे ईयरबड्स हैं, वो मैं हमेशा जब भी ट्रैवल कर रही हूँ, भले ही बाय कार करती हूँ तो भी, क्योंकि आप उतरोगे कहीं जाओगे तो हवा तो लगेगी ना, तो वो ईयरबड्स मेरे हमेशा रहते हैं। कैप में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, तो मैं ईयरबड्स लगा लेती हूँ, और वो मेरे हस्बैंड है, उनको कैप टोपी चाहिए रहती है और सॉक्स पहनते हैं। तो सबका अलग अलग होता है, किसी को चेस्ट में ज्यादा ठंड लगती है तो हमेशा स्वेटर या फिर कंबल लेके बैठो आप, है ना। स्वेटर बेटर है क्योंकि आपका हाथ फ्री रहेगा पढ़ने के लिए। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने एक छोटा सा वेपोराइजर खरीद रखा है ना, तो सर्दियां जैसे ही शुरू होती हैं, हम लोग एक दो दिन में उसमें से विक्स का कैप्सूल डाल के और भाप ले लेते हैं खुद ही। 2-3 दिन में गरारे गार्गल्स कर लेते हैं नमक डाल के, भले ही सर्दी नहीं है, भले ही खांसी जुकाम अभी नहीं है, प्रिकॉशनरी। तो ऐसे ही आप अपने भगोनी में या जग में गर्म पानी करा, उसमें थोड़ी सी विक्स डाली और ऐसे टॉवेल या कोई कपड़ा लेके, नैपकिन लेके और भाप ले ली 2-3 दिन में। ये करते रहो बेटा। अगर आपके वहां ठंड पड़ती है और आपको ठंड लगती है, अपन एक्सक्यूज अब नहीं दे सकते कि बीमार हो गए, है ना। ईश्वर नहीं करे किसी भी तरह की और कोई बीमारी हो, पर एटलीस्ट ये जो हमें मालूम है, अगर आपको प्रिडिक्टेड है कि अब सर्दी का टाइम आ रहा है, अब सर्दी लगेगी, आपको ठंड लगती है, सर्दी जुकाम हो सकता है, फीवर आ सकता है, दिन खराब हो सकते हैं, तो पहले ही उसका प्रिकॉशन अपने को लेना है। मुनक्के खा लो आप, बहुत बढ़िया रहते हैं, ठंड में गर्म करते हैं। थोड़ा सूप पी लो कभी अगर मौका मिल सकता है। आप हॉस्टल में भी रहते हो बेटा, 10-10 रुपए के नौर के सूप आते हैं, आप भले ही वो ले लो। काली मिर्ची पीस के रख लो, थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डाल लो, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है। गुड़ है, गुड़ की डली, लंच के बाद थोड़ा सा गुड़ ले लो बेटा। गुड़ बहुत महंगा भी नहीं है, सब जगह मिल भी जाता है, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, गुड़ भी बहुत गर्म होता है। सर्दियों की जो चीजें खाने की, जो 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 सीजनल खाना है उसको लीजिए आप, गर्म चीजों को ज्यादा लीजिए थोड़ा सा, है ना। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
दही या छाछ जो है वो शाम के बाद मत लो, क्योंकि वो एकदम से गला पकड़ती है, पता नहीं चलता बेटा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो थोड़ा सा बाय बाय टाटा बाय बाय कर दो, है ना। ये थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात ध्यान अपने को रखनी पड़ेगी। और स्ट्रीट फूड बेटा आप बिल्कुल बंद कर दो नीट तक, इसको पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन मान लो। सड़क पे जो ठेले खड़े हुए हैं प्लीज वहां से पानी की टिक्की, पानी पूरी जो भी आप बोलते हो, है ना, आलू की टिक्की, करेला, ये सब चाट वाट, अभी बेटा थोड़ा पाव भाजी, छोले भटूरे, थोड़ा सा भी स्ट्रीट फूड को अवॉइड कर दो। क्योंकि देखो आप जानते हो ज्यादातर जगह अनहाइजीनिक होती है, अपन सबको मालूम है इंडिया में अपने यहाँ पे, है ना। फिर एकदम से तबीयत खराब हो जाए, अपन वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी दिन। रखोगे कड़ी, कड़ी भी बढ़िया होती है, हाँ सिंधी कड़ी मैं तो बहुत बनाती हूँ। मेरे घर में कड़ी तो मैं सिंधी कड़ी बनाती हूँ, मैं राजस्थानी कड़ी नहीं बनाती। राजस्थानी कड़ी एकदम उबाल उबाल के बेसन खूब सारा डाल के गाढ़ी करके फिर बेसन की या पालक की पकौड़ियाँ बनाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, वो आई मेक समटाइम्स कभी कभी। बट मोस्टली तो मैं वो जो सिंधी कड़ी या गुजराती कड़ी होती है एकदम पतली सी, छाछ ज्यादा, वो बनाती हूँ। कड़ी ले सकते हो बिल्कुल, है ना। लौंग डाल दी, काली मिर्च डाल दी, अगर आपके घर में मम्मी है तब तो कोई बात ही नहीं, मम्मी बनाई देगी। हॉस्टल में रहते हो तो उसके लिए मैं ये बातें बता रही थी आपको। मखाने में हमेशा बोलती हूँ बेटा, मखाने जो है उसको थोड़ा रोस्ट करके भून के काला नमक काली मिर्ची डाल के रख लो, वो शाम को खा लो, भूख तो लगती है अपने को, तो ये थोड़ा थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है ना बेटा। समोसे भी मैं समोसे कचौड़े बेटा पता नहीं है उसमें क्या है, कैसा डला है, हाइजीनिक नहीं होते ज्यादातर। अभी तो देखो यंग एज है तो पच तो जाएगा आपको, पर फिर वो तबियत वबियत खराब नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी तो खा लो। वैसे सबसे बढ़िया अगर कभी बाहर खाना पड़े ना तो इडली सांबर काफी सेफ होता है, सेफेस्ट होता है, वैसे वो काफी सेफ होता है साउथ इंडियन फूड, क्योंकि सांबर उबला हुआ रहता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उससे कोई इंडाइजेशन या फूड पॉइजनिंग वगैरह हो, और गर्म भी रहता है सर्दियों में। तो सांबर, इडली सांबर है, वड़ा सांबर है ना, डोसा ले लो, ये बेटर रहते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ मैगी ले लो गर्मा गर्म। अब एक एक चीज पूछ रहे हो, पास्ता ले लो, बस थोड़ा सा ढंग की जगह लेना। वैसे तो पता नहीं है किसके किचन में कितना हाइजीन है, लेकिन अब क्या करें बेटा, जीवन तो जीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब हॉस्टल में रहते हैं, अकेले मैनेज भी करना है। हाँ मैगी 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 बहुत ज्यादा नहीं। अभी मुझे ट्रोलिंग कर दोगे फिर तुम लोग कि गुरु माँ हमको मैगी खाने को बोलती है, मैगी तो अनहेल्दी होती है। पर बेटा प्रैक्टिकली बताऊं, मैगी का बहुत सहारा होता है हॉस्टल लाइफ में। इमरजेंसी में भूख लगती है, कुछ भी नहीं होता, तो वाकई में मैगी काम आती है। तो मैंने भी बहुत खाई है मैगी तो हॉस्टल लाइफ में, है ना। मोमोज भैया मत खाना, मोमोज नहीं खाना ज्यादा, मोमोज बहुत अनहाइजीनिक बनते हैं, मोमोज की चटनी भी बहुत खराब बनती है अपने यहाँ पे, मोमोज मत खाना। चलो 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 आ जाओ, आ जाओ भाई। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करेंगे और फिर उसके बाद में थोड़ा सा स्पर्म फॉर्मेशन को भी आज अपन देखेंगे। तो प्यारे नादान परिंदों, तुम लोगों को गप्पे ठोकने में बहुत मजे आते हैं, मुझे पता है, मुझे भी आपके साथ गप्पे मारने में बहुत मजे आते हैं, पर वो सब कुछ बाद में। चलो आ जाओ, हेडिंग डालो बेटा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमने फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना पढ़ लिया जो एसेसरी डक्ट्स हैं, और ओवरी के बारे में बात कर ली थी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। चलो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बेटा, मेल्स में तो बहुत इजी था, मेल्स के अंदर पेनिस और स्क्रॉटम ये दो थे जो बाहर से दिखते हैं, बट फीमेल्स में थोड़ी सी कहानी अलग होगी। चल करें शुरू, हो गया सब। चलो खाना साइड रख दो, हाँ ढोकला खा लेना, ढोकला मस्त होता है। चलो अभी सुनो, पढ़ाई करो। देखो फीमेल्स के अंदर जब हमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया को चेक करना है तो एक पोजीशन होती है, स्टैंडर्ड पोजीशन, जिसे लिथोटोमी पोजीशन हम कहते हैं। एमबीबीएस में आप सीखोगे, नीट में नहीं पूछते। उसमें लेडी को ऐसे लिटा देते हैं और उसकी जो टेबल होती है उसके एंड पे, सिरे पे दो डंडे रहते हैं, रॉड्स रहते हैं, और लेडी की जो थाइज हैं उनको उसके साथ टाई कर दिया जाता है, ताकि वो जो जेनाइटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एरिया है वेजाइना के आसपास वो पूरा एक्सपोज हो जाए। डिलीवरी भी इसी पोजीशन में करवाई जाती है, वेजाइनल एग्जामिनेशन भी। या कभी कभी अगर आपको रॉड्स पे टाई नहीं करना, आइडियली टेक्निकली तो वही होता है, तो दोनों थाइस को स्प्लिट करके और ऐसे फोल्ड करके दोनों पैरों को दूर करके फिर चेक करते हैं। तो हम वैसा ही डायग्राम यहां पर बनाने वाले हैं। अगर आपके स्पेस कम हो तो आप एक न्यू पेज ले सकते हैं, आप एक न्यू पेज भी ले सकते हैं। तो ये हम उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया चेक करेंगे। चलिए अब सबसे पहले बेटा ये सपोज करो वेजाइनल ओपनिंग है, यहां एनस होगा और यहां यूरेथ्रल मियाटस है।
देखो मेल्स के अंदर यूरिन और सीमन दोनों ही यूरेथ्रल मियाटस के थ्रू आएंगे, पेनिस के थ्रू, और एनस सेपरेट ओपनिंग होगी जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट पीसेस बाहर आएगी। पर फीमेल्स में यूरिन सेपरेटली आ रही है, वेजाइनल ओपनिंग सेपरेट है और एनस सेपरेट है। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टीन में डाइजेस्ट होके, एब्जॉर्ब होके, अनडाइजेस्टेड वेट हमारी कोलॉन, सीकम, कोलॉन, रेक्टम, एनस के थ्रू बाहर निकलेगा। यूरिन जो है फीमेल्स में वो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलेगी। और वेजाइना के थ्रू सेक्सुअल कॉइटस भी होगा, स्पर्म्स सीमन भी अंदर जाएगा, स्पर्म्स एंड सीमन, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी इसी के थ्रू होगी। तो 3 अलग अलग छेद होंगे। इतना क्लियर है सबको बेटा? सो सबसे बैक में, सबसे पीछे एनस होता है पोस्टीरियरली, और सबसे आगे फ्रंट में यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है यानी यूरेथ्रल मियाटस। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और यहां पर ये है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना की ओपनिंग, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ऑफ कोर्स। अब बेटा इस वेजाइनल ओपनिंग की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन के पतले पतले फोल्ड्स होते हैं। तो सपोज करो ये एक फोल्ड है, ये, और एक दूसरा फोल्ड है लिप्स की तरह, और इनको डबल प्रोटेक्शन देने के लिए मोटे मोटे फोल्ड्स भी होते हैं, मोटे मोटे फोल्ड्स लाइक दिस। इसे बोलते हैं लेबिया, लेबिया मेजोरा, जो थिक फोल्ड है मेजोरा, और जो पतला वाला अंदर वाला फोल्ड है उसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा। एक्चुअली लेबिया का मतलब होता है लिप्स, तो लिप्स की तरह होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो लेबिया मेजोरा जो है वो माइनोरा को प्रोटेक्ट कर रहा है, और माइनोरा जो है वो वेजाइना की ओपनिंग और साथ में यूरेथ्रा की ओपनिंग दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर बेटा इस जगह पर प्यूबिक हड्डी होती है। आपको याद है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मैंने पढ़ाया था कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, फ्रंट में 2 प्यूबिक बोन होती हैं। तो ये वो एरिया है प्यूबिक बोन वाला। तो यहां पर प्यूबिक हड्डी है, उसके ऊपर फैट है, एडिपोज टिश्यू, फैट का कुशन है, फिर उसके ऊपर स्किन है, और स्किन के ऊपर हेयर है जिन्हें प्यूबिक हेयर बोलते हैं। ये जो पूरा एरिया है इसे टोटल मिलाकर कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्योंकि यहां पर प्यूबिक हड्डी है तो इसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। यहां पर प्यूबिक हेयर होंगे, पहले प्यूबिक बोन होगी, फिर फैटी टिश्यू होगा, फिर उसके ऊपर स्किन होगी, फिर उसके ऊपर हेयर होंगे। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया की ट्रिक होती है कि मैथ्स, केमिस्ट्री, लेंदी, तो लेबिया, ये लेबिया मेजोरा और माइनोरा लेंदी है। तो ये मैथ्स हो गया और लेंदी हो गया, अभी केमिस्ट्री और है बचा है। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जो लेबिया माइनोरा है, पतले वाले लिप्स, ये एक तो यहां पर फ्यूज कर रहे हैं और एक यहां पर फ्यूज कर रहे हैं, जंक्शन। ये पोस्टीरियर है, ये पीछे का एरिया, ये आगे का। तो जहां पर लेबिया माइनोरा, एक ये है एक ये है, एंटीरियरली फ्रंट में फ्यूज करते हैं, वहां पर ठीक इधर बेटा यानी वेजाइना, फिर यूरेथ्रल ओपनिंग, फिर उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना है। यानी यहां पर भी जब सेक्सुअल कॉइटस होगा उस समय पर वही नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, साइनसेस होंगे, ब्लड भरेगा, ये थोड़ा हार्डन होगा, एनलार्ज होगा हल्का सा, जिससे सेक्सुअल प्लेजर के सेंसेशंस आएंगे। ये सारी वो बातें हैं जो हमने पेनिस में पढ़ी थी। तो मेल्स के अंदर पेनिस और फीमेल्स के अंदर क्लाइटोरिस होते हैं सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल डिजायर के सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल इरेक्टाइल टिश्यू। तो यहां पर होगा क्लाइटोरिस, इस जगह पर होगा क्लाइटोरिस, जहां लेबिया माइनोरा का जंक्शन है, अपर एंटीरियर, जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। दिस इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, ये हो गया अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, सो मैथ्स, केमिस्ट्री, लेंदी, ये बाहर से दिखने वाले एक्सटर्नल जेनिटिलिया हैं। मॉन्स प्यूबिस दिखेगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस आंखों से दिखेंगे।
इसके बाद बेटा ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, यहां पर एक पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमन। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमन। हाइमन, हाइमन, एच लेंदी है, ये भी दिखती है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाइमन एक मेम्ब्रेन है जो वेजाइना को कवर करती है, और यूजुअली ऐसा कहते हैं कि ये पहला इंटरकोर्स जब होता है तब रप्चर होती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए एक यंग गर्ल है, साइकिलिंग कर रही है, पेड़ पर चढ़ी हुई है, जिम्नास्टिक्स करती है, पेड़ से अचानक गिर गई, कोई भी एक्टिविटी जिसमें थाइज एकदम से स्प्लिट हो गए, साइकिलिंग में गिर गई, हॉर्स राइडिंग कर रही थी, एकदम से जर्क आ गया, पेड़ से नीचे गिर गई, पैर स्प्लिट हो गए, जिम्नास्टिक्स कर रही थी, किसी भी कारण अगर एकदम से स्प्लिट होगा तो ये मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, विदाउट सेक्सुअल क्वाइटस ऑल्सो। और कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है, आप मान के चलो हमारे पास हॉस्पिटल में 2 से 3 महीने में एक आध केस ऐसा आ जाता है जहां पर शादी हो गई, क्वाइटस के टाइम प्रॉब्लम आती है क्योंकि हाइमन ही रप्चर नहीं हो रहा, तो उस कारण से प्रॉपरली पेनिस इज नॉट गेटिंग इंसर्टेड इनटू वेजाइना और प्रॉपरली इजैकुलेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर हम उस लेडी को ओटी में लेते हैं, माइल्ड जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि सारी मसल्स वगैरह रिलैक्स कर जाए, और डायलेटर्स आते हैं, उसके थ्रू हम हाइमन को खुद रप्चर कर देते हैं। हार्डली 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, सेम डे शी कैन गो होम। यानी कई बार क्वाइटस होने पर भी, पार्शियल क्वाइटस के बाद भी हाइमन रप्चर नहीं हो रहा, और कई बार बिना क्वाइटस के भी रप्चर हो सकता है। यानी हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस क्लियर कट गारंटी नहीं है कि हाइमन है तो वर्जिन है, कभी सेक्सुअल क्वाइटस नहीं हुआ, और हाइमन नहीं है तो पक्का वर्जिन नहीं है, क्वाइटस हुआ है, ऐसी गारंटी नहीं है। इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी because it can be torn without intercourse and it may not get torn on first coitus also, right? तो सवाल ये उठता है कि अगर गुरुमा ये फर्स्ट कॉइटस पर ऑफन मोस्टली टॉर्न होता है, तो अगर वेजाइना की ओपनिंग कवर्ड है, मान लो एक लड़की है जिसका 21 ईयर्स में जाके शादी होती है, फर्स्ट कॉइटस होता है, तो तब तक उसका हाइमन हम ये मानते हैं रप्चर नहीं हुआ, जनरली यही होता है। तो फिर अभी तक उसको ब्लीडिंग कहां से हो रही थी? क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो उसकी प्यूबर्टी पे शुरू हो गई। बेटा एक्चुअली ये पार्शियली कवर करती है वेजाइना को, इतना ही कवर करती है कि ब्लीडिंग तो हो जाती है। चलिए अब आइए ये सारी बातें हम लिखते हैं। यहां तक बिल्कुल अच्छे से सबको क्लियर हो गया? आओ बेटा अब नेक्स्ट पेज पे हम इनकी डिटेल्स फटाफट से लिख लेते हैं। आपको सारा कुछ मैंने समझा ही दिया है। चलो सबसे पहले लिख लो मैथ्स यानी मॉन्स प्यूबिस। Mons pubis. So this is a cushion of fatty tissue, adipose tissue, फैट है बेटा, फैटी टिश्यू। कहां पर है ये? ओवर प्यूबिक बोन, जो प्यूबिक हड्डी है, ओवर प्यूबिक बोन। तो प्यूबिक बोन है, उसके ऊपर फैटी टिश्यू है, और उसके ऊपर स्किन एंड हेयर आ जाएंगे, कवर्ड बाय skin and hair. This is mons pubis. Hair है, skin है, fatty tissue है, over pubic bone. Only hair लिख देंगे, only skin लिख देंगे, wrong हो जाएगा। चलिए अब maths and chemistry, तो next है clitoris. Clitoris. सो ये टाइनी फिंगर लाइक, छोटा सा उंगली जैसा प्रोजेक्शन है, उभार है, टाइनी फिंगर लाइक, टाइनी फिंगर लाइक एट अपर जंक्शन। याद रखना बेटा, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर जहां मिल रहे हैं। कौन? लेबिया माइनोरा, मेजोरा नहीं बेटा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। लेबिया माइनोरा की जगह मेजोरा कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। अपर की जगह लोअर कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। अबव यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी सबसे ऊपर क्लाइटोरिस है, उसके नीचे यूरेथ्रा की ओपनिंग है, उसके नीचे वेजाइना की ओपनिंग है, और सबसे नीचे एनस होगा, सबसे पीछे या नीचे एनस होगा। और ये बेटा इरेक्टाइल टिश्यू है, जस्ट लाइक पेनिस, होमोलोगस होता है ये पेनिस के। चल एम्ब्रियोलॉजी अब आपसे पूछते नहीं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं ना। लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा,
लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा। फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, थिक फोल्ड्स हैं बेटा, फ्लैशी फोल्ड्स हैं। माइनोरा वाले पतले पतले हैं, मेजोरा वाले मोटे हैं। फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू कहां से स्टार्ट हो गए हैं ये? मॉन्स प्यूबिस से, एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, extends down from mons pubis and covers labia minora। और लेबिया माइनोरा किसको कवर करता है बेटा? वेजाइनल ओपनिंग को। तो आप ऐसा भी कह सकते हो दैट इट कवर्स वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है माइनोरा, माइनोरा को कवर करता है मेजोरा। कवर्स वेजाइनल ओपनिंग या लेबिया माइनोरा। बिल्कुल क्लास में याद हो रहा है सबको? Now, so what is labia minora? ये भी पेयर्ड है, दो हैं बेटा, राइट लेफ्ट, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू वही। और ये मेजोरा के अंडर हैं, अंडर लेबिया मेजोरा। मेजोरा कवर करता है माइनोरा को या माइनोरा है अंडर मेजोरा, एक ही बात है बेटा। पेयर्ड इंपॉर्टेंट है, सिंगल लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। हो जाए तो मुझे डन कर दो एक बार। हो गया? डन कर दीजिए बेटा, टाइम पास नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। चलो अब आ जाओ, लिखो हाइमन। हाइमन एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन है जो पार्शियली कवर करेगी वेजाइनल ओपनिंग को। अ मेम्ब्रेन, ये एक सिंगल है बेटा, इसे पेयर लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। एक ही तो वेजाइना का छेद है, तो एक ही मेम्ब्रेन होगी। कवरिंग पार्शियली वेजाइनल ओपनिंग, ओपनिंग लिखो, ऑरिफिस लिखो बेटा, एक ही बात है। फुल्ली लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा, पार्शियली मेम्ब्रेन। अक्सर, ऑफन, ऑलवेज नहीं लिखा बेटा, ऑलवेज नहीं लिखा, ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उन्होंने ऑलवेज टॉर्न लिख दिया ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस तो रॉन्ग हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। नाउ मे ऑल्सो बी ब्रोकन या टॉर्न ड्यूरिंग, ड्यूरिंग सडन फॉल्ट और जॉल्ट। अचानक से कोई गिर गया, धचका आ गया, पैर स्प्लिट हो गए बेसिकली, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है जैसे साइकिलिंग है, हॉर्स राइडिंग है, जहां पर भी थाइज स्ट्रेच होते हैं, वहां गिर जाए एकदम से, इट कैन गेट टॉर्न। यही नहीं बेटा, मान लो कोई यंग गर्ल थी, 14-15 साल की थी, नई नई प्यूबर्टी आई थी। कई गर्ल्स को जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। उस एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें कॉटन के टैम्पून्स, पैड्स ऐसा समझ लो, अंदर डालने पड़ते हैं वेजाइना में। उस कारण भी मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, हाइमन रप्चर हो सकता है। सो इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पून्स, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पून्स एक्सेट्रा, ये कुछ रीजंस हैं। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पून्स, या स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, या अचानक से गिर जाना, झटका लग जाना। एंड इन सम विमेन मे परसिस्ट इवन आफ्टर कॉइटस। जो मैंने आपको बताया, हम लोग ओटी में लेके माइल्ड एनेस्थीसिया लेकर डायलेटर से खुद फिर उसको रप्चर कर देते हैं। आफ्टर कॉइटस भी परसिस्ट कर सकती है कुछ विमेन के अंदर, इन सम विमेन ऐसा लिख देती हूं मैं, इन सम विमेन। यानी
presence or absence of hymen is not a reliable indicator of hymen is not a reliable indicator कि सेक्सुअल कॉइटस हुआ ही है या नहीं हुआ है ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। बिना कॉइटस के भी ब्रेक हो सकती है और कॉइटस के बाद भी परसिस्ट कर सकती है हाइमन। और प्यारे नादान परिंदों, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है। ये दोनों ही रीजंस हैं। क्यों हम कह सकते हैं दिस कि इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर? बिकॉज इट मे परसिस्ट इन सम वुमेन इवन आफ्टर कॉइटस, और बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन विदाउट कॉइटस। तो दोनों में से कोई भी रीजन देंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। डन हो जाए तो जरा डन 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 कर दो। आइए बेटा, एक बार अपनी एनसीईआरटी सब लोग ओपन करिए। प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी में ये रहा पूरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस, मेजोरा, माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस, एक एक वर्ड मैंने आपको लिखवा दिया है और हाइमन के बारे में ये बातें भी एक एक शब्द हमने क्लास में लिख लिया है। ये असर्शन रीजन है जो येलो से मार्क्ड है, ये भी मैंने करवा दिया। अब प्लीज अपना ये वाला एक बार डायग्राम ओपन करिए। प्लीज ओपन दिस डायग्राम। ये वाला डायग्राम हमने बेटा फीमेल पेल्विक सिस्टम को फ्रंट से देख लिया था लास्ट क्लास में, जहां पर हमने ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना उन सबको लेबल किया था। ये हम साइड व्यू देख रहे हैं। तो जब आप साइड से देखेंगे बेटा तो सबसे पीछे की तरफ ये रेक्टम और ये रेक्टम का छेद यानी एनस हो जाएगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। और फ्रंट में देखोगे बेटा तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहां यूरेटर ओपन होगा और ब्लैडर के बाद ये बेटा यूरेथ्रा है। दिस इज द यूरेथ्रा। और ये फिर यूरेथ्रा का छेद होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग, जो यहां भी इन्होंने लेबल नहीं की है। और बीच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फ्रंट में यूरेथ्रल मियाटस होगा, बैक में एनस होगा और बीच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये है यूट्रस, सिंगल वूम्ब। ये बेटा सर्विक्स का एरिया है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। दिस इज द सर्विक्स, दिस इज द सर्विक्स। और ये वेजाइना है, वेजाइना। दिस इज द वेजाइना, कॉप्युलेटरी ऑर्गन। और ये वेजाइनल छेद है बेटा, दिस इज द वेजाइनल ऑरिफिस। तो आप देख सकते हो कि फ्रंट में यूरेथ्रल ऑरिफिस है सबसे एंटीरियर, फिर ये वेजाइनल ऑरिफिस है और सबसे पीछे एनस है। हमने यही बनाया था। अब इन दोनों को कवर करेगा ये पहला फोल्ड है। ऐसे ही एक दूसरी तरफ भी आप एक साइड से देख रहे हो और ये उसको कवर करेगा। तो बेटा जो ब्राउन वाला है वो माइनोरा है और जो लाइट क्रीम कलर का है वो मेजोरा है। माइनोरा अंदर की तरफ है, मेजोरा बाहर की तरफ है। अब गौर से देखो, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर साइड पर जहां पर माइनोरा का जंक्शन होगा, अपर जंक्शन ऑफ माइनोरा, यूरेथ्रल मियाटस के फ्रंट में अबव, ये बेटा क्लाइटोरिस है। दिस इज द क्लाइटोरिस, दिस इज द क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। और यहां प्यूबिक हड्डी है बेटा, सबसे फ्रंट में प्यूबिक हड्डी है। इसके ऊपर यहां पर पूरा कुशन आ जाएगा बेटा, उसके ऊपर स्किन आ जाएगा, फैटी टिश्यू, फिर स्किन, फिर हेयर। तो ये पूरा मॉन्स प्यूबिस हो जाएगा। फिर लेबिया मेजोरा वहां से एक्सटेंड कर रहा है, उसके अंदर है लेबिया माइनोरा, उसके अंदर है यूरेथ्रल मियाटस, वेजाइनल ओपनिंग एंड क्लाइटोरिस। और वेजाइनल ओपनिंग को हाइमन कवर करेगा, जो यहां बनाया नहीं है। पूरा डायग्राम अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एक थम्स अप भेज दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आइए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड जब हम कंप्लीट करेंगे तब जाकर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि वैसे तो बार्थोलिन ग्लैंड्स भी होते हैं, कुछ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी होते हैं फीमेल्स के जेनाइटल एरिया में, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं, उसे आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में मैमरी ग्लैंड, जिसे हम ब्रेस्ट बोलते हैं, वो डिटेल में है। प्लीज लिख लीजिए, प्लीज लिख लो। अब इसके बारे में कुछ बातें तो आप सब ऑलरेडी जानते हैं,
जैसे दो होंगे राइट एंड लेफ्ट, वन पेयर। स्टूडेंट्स आपको यह भी पता है, आप सब पढ़ चुके हो अब, कि सिर्फ मैमल्स में मैमरी ग्लैंड्स बनते हैं और किसी में नहीं। 11 फाइला है, 10 फाइला तो छोड़ ही दो, प्रोटोकॉर्डेटा भी छोड़ दो, इवन वर्टिब्रेटा के अंदर भी, साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स तक भी मैमरी ग्लैंड्स नहीं बनेंगे। नाम ही मैमल्स इसीलिए पड़ा है क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। बेटा मेल्स और फीमेल्स दोनों मैमल्स में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो जो फंक्शनल है, काम करते हैं, दूध बनाते हैं, वो फीमेल्स में करते हैं। सो फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स इज अ, प्लीज लिखिएगा, इज कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा लिख देती हूं, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। मेल्स में भी मिलते हैं बट एक्टिव नहीं होते। ऑल फीमेल मैमल्स, बेटा मैमल्स में सब आ गए, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, चीता हो, घोड़ा हो, कैमल हो, चूहा हो, हम हो, सबकी फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स फंक्शनल होंगे ही होंगे। अब स्टूडेंट्स आप सबको मालूम है कि हमारा जो थोरैसिक रीजन है, यहां पर स्टर्नम होती है, चेस्ट बोन मैंने बताया था, और 12 इधर 12 इधर, यानी 24 रिब्स होती है, पसलियां। उसके ऊपर एक मसल होती है जिसे बोलते हैं पेक्टोरैलिस मेजर मसल, उसके ऊपर मैमरी ग्लैंड होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स अगर किसी के मैमरी ग्लैंड का साइज छोटा है तो उन्हें जो एक्सरसाइजेस बताई जाती है वो बेसिकली पेक्टोरैलिस मेजर की एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर वो मसल डेवलप होगी तो मैमरी ग्लैंड भी, ब्रेस्ट भी थोड़े से और उभरे हुए क्लियर दिखेंगे। सो इट लाई ऑन पेक्टोरैलिस मेजर मसल। बताओ जरा कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस मसल के नाम पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी के डायग्राम में बनी हुई है मसल। पेक्टोरैलिस मेजर मसल के ऊपर होता है मैमरी ग्लैंड। नाउ एक चीज मैं आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रही हूं, पर इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। स्टूडेंट्स मैमरी ग्लैंड बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स का ही मॉडिफिकेशन है, जो हमारी पसीने की ग्रंथि होती है उसी का ही मॉडिफिकेशन है। सो इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। पहले हम लोग ग्लैंड्स बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, इसलिए देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मी लिखकर भेज रहे हैं। बेटा अभी दिखाऊंगी आपको एनसीईआरटी में। स्वेट ग्लैंड या सुडोरीफेरस ग्लैंड एक ही बात है। इस पर पीवाईक्यू आया हुआ है बेटा, आया हुआ है, बाकी सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। अब मैमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होगा और मिल्क जो नया नया बच्चा पैदा होगा उसका पोषण करेगा। हम जानते हैं मां का दूध सबसे बढ़िया, स्पेशली 6 महीने तक शुरू में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं डॉक्टर, जो पीडियाट्रिशियन है बच्चों के डॉक्टर, वो कहते हैं दाल का पानी, ऊपर का कोई दलिया खिचड़ी कुछ भी मत दीजिए, आप सिर्फ मदर्स मिल्क दीजिए। तो वो माँ कहती है ना, दूध का कर्ज पिक्चरें बनती हैं, मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है। हालांकि आजकल काफी सारी मदर्स को जब मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, वर्किंग विमेन होती हैं, तो कई बार उन्हें सप्लीमेंट करना पड़ता है, मिल्क आता ही नहीं है, तो फिर वो माँ ये नहीं बोल पाएगी, क्योंकि फिर बच्चा बोल देगा कि माँ आपने नहीं, मैं फलाने अंकल के यहाँ से जो लैक्टोज का डब्बा आता था लैक्टोजन का, वो पीकर उसने मुझे दूध पिलाया है, या मैंने फलानी गाय का दूध पिया है। काउज मिल्क इजी टू डाइजेस्ट होता है, लाइट होता है, फैट कम होता है, तो कई बार जब मदर्स को मिल्क नहीं आता है तो हम लोग गाय का दूध या आजकल जो लैक्टोजन आता है उससे भी सप्लीमेंटेशन करते हैं। अब क्या करें, अगर सारी दवाई भी दे ली, सब ट्राई कर लिया, बेचारी मदर को नहीं आ रहा है तो क्या करें। ठीक है, तो वो इश्यूज होते हैं आजकल, काफी होते हैं। हाँ, फॉर्मूला मिल्क पी के पैदा हुआ हूं, चलो मतलब बड़ा हुआ हूं, पैदा नहीं। अब बेटा हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सुनना। एक होता है बेटा जो फैट है, मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट में फैट का अमाउंट होता है, और एक ग्लैंडुलर पार्ट है जहां पे मिल्क प्रोड्यूस होगा। वो जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो प्रकृति ने सारी फीमेल्स को, ह्यूमंस की अभी मैं बात करूं तो सबको सेम दिया है, पर फैट का अमाउंट वेरिएबल होता है और उसी के अकॉर्डिंग साइज ऑफ द ब्रेस्ट सबका अलग अलग होता है। तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है बेटा, ये पूछते हैं वेरिएबल क्या है, किससे ब्रेस्ट का साइज डिफर करता है, फैट से। सो वेरिएबल अमाउंट में फैट है, और एक ग्लैंड्यूलर पार्ट है वो सबके पास सेम है,
जहां से दूध निकलता है, इसीलिए ग्लैंड्यूलर बोल रहे हैं बेटा, ग्लैंड जहां से मिल्क प्रोड्यूस होगा, सिक्रीट्स मिल्क, सिक्रीट्स मिल्क, सिक्रीट्स मिल्क। अभी बात करेंगे पायल, मिल्क सक्शनर्स जो आप बोल रहे हो वो मिल्क को सक करके बाहर निकालने के काम आते हैं। अगर कोई वर्किंग फीमेल है, ऐसा बहुत कॉमनली वर्किंग फीमेल्स बेचारे आजकल करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो वो मिल्क एक्सप्रेस करके निकाल के जाते हैं, फिर घर में पीछे से जो भी दादी नानी कोई रिलेटिव या कोई मेड उन्होंने जो भी हेल्पर रखी है वो फिर बच्चे को दूध पिला देती है मदर का। बट अगर किसी लेडी के बनता ही नहीं है या बहुत कम बन रहा है तो फिर सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। ऑफ कोर्स वैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अगर मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बारे में हम और बात करेंगे कौन सी दवाइयां होती हैं। चलिए अब यहां पे मैं बताऊंगी बहुत सारे ग्लैंड्स में डक्ट्स होंगी, डक्ट्स। सो इट इज एक्सोक्राइन, जिनके थ्रू दूध आएगा। एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, हमें पता है, हार्मोन्स जिसमें बनते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में डाले जाते हैं, पर दूध को खून में नहीं डाला जाता, दूध पाइपलाइन के थ्रू, डक्ट्स के थ्रू सीधा बच्चे के मुंह में आएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल बेटा, दादी नानी हेल्पर के साथ साथ पापा भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पापा अगर वर्क फ्रॉम होम है या पापा मम्मी ने मिलकर डिसाइड करा है कि अभी आज तुम ऑफिस जाओगे, आज मैं घर से काम ले लेता हूं, तो कुछ भी हो सकता है बेटा, बिल्कुल जो भी है। ठीक है, कर लो, जल्दी से लिख लो। बेटा ऑल वर्ड मैमल्स के लिए नहीं लिखा, ऑल फीमेल लिखा है, सारी फीमेल मैमल्स, ऑल मैमल्स नहीं लिखा। ठीक है, चल आओ बेटा एक न्यू पेज ले लीजिए और डायग्राम बनाते हैं। अब मैं डायग्राम थोड़ा सा इस तरफ बनाना पेज के, यहां पर हम थोड़ी सी बातों को लिखेंगे क्योंकि, चलिए सबसे पहले बेटा ये मैंने बनाई पेक्टोरैलिस मेजर मसल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब आपको एक ब्रेस्ट को देखना है, आप साइड से देख रहे हैं मैमरी ग्लैंड को साइड से, तो आपको एक ही दिखेगा, और सबसे पीछे रिब्स हैं बेटा। अब आप साइड से देख रहे हो तो ये रिब्स है, ये रिब्स है तो पूरी ऐसे, पर आपको कट्स दिखेंगे, और रिब्स के बीच बीच में इंटरकॉस्टल मसल जो ब्रीदिंग में पड़ी थी वो दिखेंगी, फिर उसके ऊपर मसल्स दिखेगी, पेक्टोरैलिस मेजर मसल, फिर मैमरी ग्लैंड दिखेगा। तो ये सपोज रिब्स हैं, 12 से ज्यादा मत बना देना, और ये इंटरकॉस्टल मसल है, यानी मसल बिटवीन रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल एक्सेट्रा। चलो आओ इतना लेबल करते हैं। सो दिस इज रिब्स, उसका कट सेक्शन दिख रहा है हमें, एंड दिस इज मसल बिटवीन रिब्स, या जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, और ये वाली है पेक्टोरैलिस मेजर मसल, पेक्टोरैलिस मेजर मसल, और इसके ऊपर आएगा अब पूरा का पूरा मैमरी ग्लैंड। सो पेक्टोरैलिस मेजर मसल, इंटरकॉस्टल मसल और रिब्स। चलिए तो मैं एक साइड का ब्रेस्ट बनाती हूं, ये सपोज हमने बनाया। आप सबको पता है बेटा ये निपल होगी जिसके थ्रू बेबी विल सक द मिल्क, बट बेटा केवल निपल नहीं, निपल के आसपास डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है जिसे एरियोला कहते हैं। तो सपोज ये मैंने सारा एरियोला रीजन बना दिया। अब आपके सिलेबस में तो है नहीं, एक्चुअली बेटा एरियोला में ग्लैंड्स होते हैं जहां से ऑयली सिक्रीशंस निकलते हैं जो इस निपल के एरिया को मॉइस्ट रखते हैं। इससे क्या होता है, जब बच्चा मां की ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो यहां कट्स नहीं लगते, अदरवाइज कई बार बहुत कट्स लग जाते हैं और इट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर द मदर। ऐसा कभी होता है तो इसके ऑइंटमेंट्स, क्रीम भी आते हैं ताकि उस एरिया को स्मूथ कर सके, तो वो हम लोग मदर को दिन में 2 बार 3 बार अप्लाई करने को बोलते हैं क्योंकि कट्स लग जाते हैं। और बेस्ट तो ये होता है, अगर आपको प्रैक्टिकली एक गायनेक वाली बात बताऊं, हम उनको बोलते हैं नारियल का तेल जो होता है, खोपरे का तेल, वो आप 2-3 बार लगा लो और जस्ट फीडिंग करने के पहले उसको वाइप कर लो, उसको पोंछ लो। वो थोड़ा बहुत बच्चे के मुंह में चला भी जाए ना उसका, तो कुछ इतना नुकसान नहीं करता है। तो खोपरे या नारियल का तेल या ऑइंटमेंट्स आते हैं ताकि कट्स ना लगे, और प्रकृति ने भी यहाँ पर इसको एरियोला बोलते हैं, ग्लैंड्स दिए हुए हैं।
और एक बात और बताती हूं आपको कि केवल निपल मुंह में नहीं डालते हैं बच्चे के, पूरा ये जो एरियोला वाला रीजन है ये डाला जाता है प्रॉपर सकिंग के लिए। तो कई बार जो न्यू मदर्स होती है उनको, जो हमारी हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं या जो वार्ड लेडीज होती हैं, वो गाइड भी करती हैं इस चीज के लिए। चलो, सो इसको मैं लेबल कर देती हूं, ये हो गई निपल, और निपल के आसपास का ये एरिया हो गया एरियोला। एरियोला। चलिए, अब बेटा एक मैमरी ग्लैंड के अंदर, ध्यान से सुनना, हर मैमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मैमरी लोब्स मिलते हैं। ऐसा समझ लो कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। जैसे टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिले थे, एक टेस्टिस में 250 250 थे, यहां पर एक मैमरी ग्लैंड में 15 से 20, किसी लेडी में 15, किसी में 17, किसी में 16, किसी में 18, किसी में 20 मैमरी लोब्स एक के अंदर। दोनों में पूछेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। तो सपोज करो कि ये मैंने एक मैमरी ग्लैंड बनाया, ये सेकंड मैमरी ग्लैंड बनाया, ये थर्ड बनाया, अभी मैंने 3 बनाए हैं। वैसे 15 से 20 होंगे, और बाकी जितना भी एरिया है ना, ये फैट है बेटा, ये इनके बाहर या इनके बीच बीच में, दिस इज ऑल फैट। ये अमाउंट सबके अंदर डिफरेंट होता है, और इसी के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट का साइज होता है। दिस एरिया इज द फैट, दिस ऑल इज द फैट। ये जो मैं बना रही हूं ये सारा फैट है बेटा, फैटी टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है ये सारा, ये दिस ऑल। चलो आओ हम इसको इतना लेबल कर लेते हैं। सो ये है इसका मैमरी लोब्स। 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं एक ग्लैंड के अंदर, और 2 ग्लैंड्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा अगर टोटल पूछेंगे। ये हो गया मैमरी लोब्स। चलो आओ लेबल करते। सो दिस इज द मैमरी लोब। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी आपको बता रही हूं। डिटेल्स अपन नीचे लिखेंगे बेटा, डायग्राम में खिचड़ी नहीं पकाते। चल, अब स्टूडेंट्स होता क्या है, हर लोब के अंदर बहुत सारे मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स का ग्रुप होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, भी बनाना मत। जैसे जब भी ब्रेस्ट फीडिंग होनी है, इनफैक्ट प्रेगनेंसी जब 5-6 मंथ्स की होती है तभी से मदर के ब्लड में प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है। मतलब मदर की जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ध्यान से सुनो, वहां से आपको पता है प्रोलैक्टिन निकलता है। तो जो अपना हाइपोथैलेमस है मदर का, वहां से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, पोर्टल वेन में आएगा, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, याद आ रहा है सबको, समझ आ रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन याद करो। वो एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करना शुरू करेगी और उस प्रोलैक्टिन को ब्लड में डालेगी। इट्स अ हार्मोन, और ब्लड के थ्रू वो प्रोलैक्टिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी यानी ब्रेन से होता हुआ पहुंचता है मैमरी ग्लैंड्स पर, और मैमरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है, वहां पहुंचता है। तो ये सेल्स मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो सपोज करो कि ये है वो झुंड, ये है वो झुंड। बहुत सारे झुंड होते हैं बेटा, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ये है वो झुंड, ये रहे वो सेल्स। इन्हें एल्व्यूलाई कहते हैं, एल्व्यूलाई। जैसे याद है लंग्स के अंदर भी एल्व्यूलाई है, मैं अभी सब में नहीं बना रही हूं बेटा, मैं एक जगह ही बना देती हूं। ये मिल्क प्रोड्यूसिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब आएगा तब ये काम करेंगे। तो ये यहां पर है बेटा एल्व्यूलाई, मिल्क सिक्रीटिंग। ये दूध बनाएंगे, और ये दूध बनाकर इस जगह डाल देंगे बेटा, इस जगह। ये जो ल्यूमन है इनका, यहां मिल्क आ जाएगा, यहां मिल्क आ जाएगा। अब जितने एल्व्यूलाई हैं बेटा, वहां से पतली पतली डक्ट्स निकलेंगी। जैसे ये एक डक्ट निकली, ये डक्ट निकली, यहां से ये डक्ट निकली, ये डक्ट निकली, ये डक्ट निकली। ये जो पतली पतली डक्ट्स निकल रही है ना बेटा, ये जो पतली पतली डक्ट्स, इन्हें कहते हैं मैमरी टिब्यूल्स। इनका नंबर बहुत सारा होगा बेटा, हम काउंट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट। क्योंकि मान लो एक लोब के अंदर 10 एल्व्यूलाई है तो 10 मैमरी टिब्यूल्स हो गए।
दूसरे लोब के अंदर 20 एल्विलाई हैं तो 20 मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो गए, और ऐसे करके 15 से 20 लोब्स हैं तो ना जाने कितने सारे एल्विलाई हैं और कितने सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, बहुत सारे। अब सारे जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं एक लोब के बेटा वो जुड़कर एक डक्ट बनाएंगे, वो जुड़कर एक डक्ट बनाएंगे, वो सारे जुड़कर एक डक्ट बनाएंगे। उस कॉमन डक्ट को हम मेमोरी डक्ट कहते हैं। ये जो कॉमन डक्ट बनी इसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। एक लोब का जितना भी दूध है वो सारा एक मेमोरी डक्ट के अंदर आ गया। अगर 15 लोब हैं तो 15 मेमोरी डक्ट्स होंगी, अगर 20 लोब्स हैं तो 20 मेमोरी डक्ट्स होंगी। एक लोब का जितना दूध प्रोड्यूस हो रहा है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू उस एक मेमोरी डक्ट में आ गया। ठीक है, अब ये जो मेमोरी डक्ट्स हैं ये आपस में फिर ज्वाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 15 लोब्स हैं तो 15 मेमोरी डक्ट्स हैं, तो 2 जुड़ गई आपस में, 3 जुड़ गई, कहीं पे 4 जुड़ गई, और ऐसे जुड़कर ये थोड़ा सा चौड़ा सा एरिया बना लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये जुड़ी, ये जुड़ी और ऐसा चौड़ा सा एरिया बना लिया। ये सब दूध ही आ रहा है बेटा, ये सब मिल्क आ रहा है, ये मिल्क आ गया इस जगह पर, ये मिल्क आ गया। इसे कहते हैं मेमोरी एम्प्यूला। बायो के अंदर एम्प्यूला का मतलब ही होता है वाइड पार्ट, चौड़ा पार्ट। जैसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी एम्पुला वाज द वाइडेस्ट पार्ट, तो इसे कहते हैं मेमोरी एम्प्यूला। मैं इसको यहां लेबल कर देती हूं, दिस इज द मेमोरी एम्प्यूला। इसी को बेटा लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं। लैक्टिफेरस साइनस, साइनस मतलब खाली जगह, और लैक्टी दूध से रिलेटेड है। जैसे मिल्क की शुगर को भी लैक्टोज कहते हैं। तो जितना भी दूध है हर लोब से एक एक मेमोरी डक्ट लेकर आएगी, और ऐसे 2-2, 3-3 मेमोरी डक्ट्स मिलकर एक खाली जगह बना लेती हैं, चौड़ा सा एरिया। ये क्यों होता है वो भी अभी समझाऊंगी। और फिर यहां से फाइनली ये पतली पतली डक्ट्स निकलती हैं, इन्हें कहते हैं बेटा लैक्टिफेरस डक्ट्स। फाइनली यहां से लैक्टिफेरस डक्ट्स, फाइनल डक्ट्स जो है बेटा लैक्टिफेरस डक्ट्स। एम्प्यूला के बाद जो निकलती है लैक्टिफेरस डक्ट्स, एम्प्यूला के बाद इसके थ्रू बच्चे के मुंह में दूध जाएगा, इसके थ्रू, इसके थ्रू। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है समझिएगा। सबसे पहले जब भी मिल्क प्रोड्यूस होना है 5-6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कई बार प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आती है या फोन आता है कि मैम मेरे को मिल्क सिक्रीट हो रहा है, अभी तो मेरी 5 महीने की प्रेगनेंसी है, 5.5 महीने की प्रेगनेंसी है। तो हम उन्हें काम डाउन करते हैं कि दिस इज अ वेरी गुड साइन, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपके प्रोलैक्टिन रिलीज बहुत अच्छा है एंड दिस विल हेल्प यू, जब बच्चा पैदा होगा तो दूध अच्छा आएगा। और डिलीवरी के बाद तो प्रोलैक्टिन लेवल्स काफी हाई हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है, नेचर का तरीका है। और 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी अपने आप धीरे धीरे प्रोलैक्टिन कम होता है, तो दूध आना भी कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जरूरत नहीं है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की। बहुत ब्यूटीफुली नेचर ने लिविंग बॉडी को बनाया है। कुछ बच्चे आपने सुना होगा 1-1, 2-2 साल तक माँ का दूध पीते रहते हैं, बट वो थोड़ा थोड़ा वो उनकी हैबिट पड़ जाती है। इट इज नॉट हेल्दी, इट इज नॉट वेरी करेक्ट, हार्मफुल तो नहीं बोलूंगी मैं, बट अच्छी आदत नहीं है, बिकॉज अब उन्हें दूसरे सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, उनकी ग्रोथ हो रही है। प्रकृति के अनुरूप हमें चलना है, उसके अलाइनमेंट में हमें चलना है। खैर, तो होता क्या है, जैसे ही प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हुए, एल्व्यूलाई ने मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करा। मिल्क यहां पर आ गया, मिल्क यहां पर आ गया, और यहां से मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आ गया, और यहां से मेमोरी डक्ट्स में आ गया, और यहां से एम्प्यूला में आके इकट्ठा रहता है। और जब बच्चा सक्कल करेगा इस एरिया में, तो बस यहीं से लैक्टिफेरस डक्ट से सीधे उसके मुंह में आ जाएगा। बेटा अगर ये एम्पुला नहीं होता और दूध यहीं स्टोर्ड रहता, तो जब बच्चा सक्कल करने की कोशिश कर रहा होता तो दूध यहां से ट्रैवल करना पड़ता, जिससे बच्चे को इंस्टेंटली मिल्क नहीं मिलता। तो नेचर ने ऑलरेडी यहां पर मिल्क को स्टोर करके रखा रहता है, और वो साइकिल फ्लो चलता रहता है। ये बच्चा दूध पीता रहेगा, यहां से आता रहेगा। एक्चुअली बेटा ये जो सेल्स होते हैं ना,
चाहे लैक्टिफेरस डक्ट हो, मेमोरी एम्पुला हो, मेमोरी डक्ट हो, मेमोरी टिब्यूल्स हो, एल्व्यूलाई हो, इन सब के अंदर मसल्स हैं। ये स्मूथ मसल्स हैं और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी, उससे दूध आगे बढ़ता रहता है। इवन यहां पर भी मसल सेल्स हैं, ग्लैंड्यूलर सेल्स तो हैं ही जो मिल्क प्रोड्यूस करा रहे हैं, साथ में मसल्स भी होती हैं जो दूध को आगे धक्का देके बाहर भेजती रहती है। सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस। प्रोलैक्टिन लेवल्स विल बी डेफिनेटली हाई लेटर प्रेगनेंसी में, एंड जब तक मिल्क प्रोड्यूस होता है स्पेशली 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी तक प्रोलैक्टिन लेवल्स आर क्वाइट हाई। और ऑक्सीटोसिन के कारण मिल्क फाइनली ये जो बाहर आता है ये ऑक्सीटोसिन करवाता है, वो जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर कर और मिल्क को बाहर फेंकता है। प्रोलैक्टिन केवल इनसे दूध बनवा देगा और वो दूध यहां आ जाएगा, पर फिर ये सारी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और दूध जो बाहर जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन में हम आगे जाके पढ़ेंगे बेटा, प्रेगनेंसी के 3 महीने पे प्लेसेंटा बन जाता है, वहां से भी एक हार्मोन निकलता है, वो भी दूध बनवाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डिलीवरी पे प्लेसेंटा हटा दोगे तो हार्मोन भी खत्म हो जाएगा, फिर केवल प्रोलैक्टिन का रोल होगा। और जो बर्थ के टाइम पर और फिर प्यूबर्टी पर मेन जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो डेवलप होता है, वो ईस्ट्रोजन कराता है। मेरी बात मजेदार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्यूबर्टी पर जो किसी गर्ल का ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, वो एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का रोल है। फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर एल्व्यूलाई का नंबर इंक्रीज करवा देता है, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। फिर जो मिल्क प्रोड्यूस करवाता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, जो मदर की एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और फाइनली जो दूध को बाहर निकालता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो मदर के हाइपोथैलेमस ने बनाया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड है, अगर आपको याद आ रहा हो, दैट इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन डिलीवरी में भी काम आता है, यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में और मिल्क को इजेक्ट कराने में भी काम आता है। तो कितने सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, तब जाके नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न होता है। यहां तक सबने लिख लिया, बना लिया? तो एक बार यस या थम्स अप भेज दीजिए मुझे। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मैमरी ग्लैंड। आपके नीचे जगह होगी बेटा, आप नीचे ही लिख देना अ मैमरी ग्लैंड। चलिए अब आइए हम इस सबको लिख लेते हैं। आ जाओ बेटा। सबसे पहले मैमरी ग्लैंड के अंदर मिलेंगे, हर मैमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मैमरी लोब। लिखते हैं, each mammary gland has 15 से 20 mammary lobes। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रही हूं m डॉट। यहां ध्यान रखना ये 15 से 20 एक के अंदर है, एक के अंदर, 1 के अंदर। हर मैमरी लोब के अंदर क्लस्टर्स ऑफ, यानी झुंड है, ग्रुप्स हैं दूध प्रोड्यूस करने वाले, मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स। उस झुंड को बोलते हैं बेटा एल्व्यूलाई, पूरे गुच्छे को बोलते हैं एल्व्यूलाई। व्हाट आर दे? क्लस्टर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स। नाउ दे पोर मिल्क, ये दूध बनाते हैं और अपना जो कैविटी है, ल्यूमन है, वहां पे डाल देते हैं, कैविटी या ल्यूमन में डाल देते हैं। और फिर एंड देन ओपन्स इनटू, यहां से स्टार्ट होती है या ये खुलते हैं इनटू ओपन्स इनटू mammary tubule, then opens into mammary tubule। तो हर मैमरी लोब के अंदर एल्व्यूलाई हैं और हर एल्व्यूलाई ओपन करता है मैमरी टिब्यूल के अंदर। नाउ एक लोब के जितने टिब्यूल्स हैं वो सब मिलकर बनाते हैं एक मैमरी डक्ट। अगर 15 लोब्स हैं तो 15 मैमरी डक्ट्स होंगी।
सो एनसीईआरटी ऐसा लिखती है बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ अ लोब जॉइंस टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। एक लोब से एक मेमोरी डक्ट निकलेगी, एक लोब से एक मेमोरी डक्ट निकलेगी। अब कई सारी मेमोरी डक्ट्स मिलकर मेमोरी एम्प्यूला या लैक्टिफेरस साइनस बनाती हैं। एनसीईआरटी की लाइंस लिखवा रही हूं बेटा आपको। सेवरल मेमोरी डक्ट्स, कहीं पर 2 कहीं पर 3, जॉइंस टू फॉर्म, 2-3 मिलकर, 3-4 मिलकर आपस में एक चौड़ा सा वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बना देती हैं। यहीं पर दूध डिलीवरी के बाद स्टोर्ड रहता है ताकि बच्चे को फटाफट से मिलता रहे। सेवरल। और फाइनली ये जो मेमोरी एम्प्यूला है बेटा, ये अब ओपन होगा, पतली पतली डक्ट्स हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स। यहां से फाइनली दूध बाहर आएगा बच्चे के मुंह में, फाइनली, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। एनसीईआरटी की एक एक लाइन में आपके नोट्स में लिखवा रही हूं, और क्लास में 3-3, 4-4 बार हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं ताकि कोशिश करके हमें चीजें क्लास में ही याद हो। फाइनली इसके थ्रू आएगा। यहां एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूं, अगर आपके जगह नहीं हो बेटा तो आप कहीं पे भी और बना लेना, नीचे बना लेना। ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि ये दूध बना बना के यहां डाल रहे हैं, इसे ल्यूमन कहते हैं। और फिर ये जो निकलेगी ये मेमोरी ट्यूब्यूल होगी, और एक लोब से जितने ट्यूब्यूल्स हैं वो सब मिलके मेमोरी डक्ट बना लेंगे। ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ना बेटा, ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है या सिक्रीट होता है, मिल्क सिक्रीशन, कहीं भी लिख लेना, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन करवाता है जो मां की बॉडी से निकल रहा है। अभी हम डिटेल में लिखेंगे बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और आपको बनाने की भले ही जरूरत ना हो बेटा, ऐसे आसपास में मसल के सेल्स भी हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऑक्सीटोसिन के कारण, तो ये दूध आगे की तरफ धक्के से जाता है। फिर सारे मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, सब में ऐसी मसल सेल्स होती हैं। हो गया यहां तक? तो जरा डन कर देना। हो गया? चलो बोलो मेरे साथ, आंख बंद करो और याद करो। हर मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं, जिसमें बहुत सारे मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, एल्वियोलाई, वो ओपन करते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल में। और एक लोब की, वन लोब के सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जॉइन टू फॉर्म वन मेमोरी डक्ट, एंड सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइंस टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला, एंड एम्पुला opens into lactiferous duct through which milk is sucked out. परफेक्ट। चलो आ जाओ, फटाफट से एक बार एरियोला क्या है वो भी लिख लेते हैं। एरियोला निपल्स के चारों तरफ एक डार्क, क्योंकि यहां पिगमेंट है बेटा, डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड निपल्स। यहां पे ग्लैंड्स भी होते हैं जहां से ऑयली सिक्रीशन निकलता है, ताकि निपल्स जो है बेसिकली उन्हें मॉइस्ट रखा जा सके, क्रैक्स वगैरह ना हो ना। मिल्क का जो प्रोडक्शन है, सिक्रीशन है, वैसे तो बेटा प्लेसेंटा का भी एक हार्मोन रोल प्ले करता है, प्रेगनेंसी में हम आगे पढ़ेंगे, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये प्रोलैक्टिन का काम है। ये मां की एंटीरियर पिट्यूटरी में फॉर्म होगा, वहां से ब्लड में डाला जाएगा और मेमोरी ग्लैंड्स पर आकर काम करेगा। दिस इज द मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन, सिक्रीटिन हार्मोन। लेकिन जो दूध बाहर निकलवाएगा, मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क लेट डाउन,
मसल्स को बेसिकली बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करवा के, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, दिस इज ऑल्सो अ हार्मोन। हमें पता है बेटा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में केवल स्टोर्ड और रिलीज होगा, इट इज अ फॉल्स एंडोक्राइन ग्लैंड। याद आ रहा है? बनेगा हाइपोथैलेमस में। कितने बच्चों को याद आ रही है ये बात बताइए? सो दिस इज प्रोड्यूस्ड और सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। याद है उसमें न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स थे, एंड स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन्स हमने पढ़े थे, आई होप आपको याद है। स्टोर्ड एंड रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। चलिए बेटा, इसे ही लव हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर दूध नहीं आएगा, लेट डाउन नहीं होगा, मतलब ऐसा तो कहने की बात है, मां और बच्चे के बीच में प्रेम का, लव का बॉन्ड क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दैट ब्रेस्ट फीडिंग। इसीलिए कई बार मैंने ऐसी गर्ल्स देखी हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे या मैं ज्यादा नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही वंस द बेबी इज बॉर्न एंड द बेबी स्टार्ट सक्लिंग, यू नो, लिटरली दे गेट दैट लव आउट ऑफ देम, वो जो माँ की ममता कहते हैं, और उनको अपने बच्चे से प्रेम और बढ़ जाता है। नाउ ब्रेस्ट डेवलपमेंट या मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है बेटा, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम है। वो उस गर्ल की ओवरी से निकलता है, ओवरी से, प्यूबर्टी पर वो ओवरी से निकलेगा। और प्रेगनेंसी के टाइम पर बेटा एल्व्यूलाई का नंबर नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो डिलीवरी के बाद तक भी काफी टाइम तक इंक्रीज रहता है, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। ये भी मदर की ओवरी से भी निकलता है बेटा, और प्लेसेंटा से भी निकलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसीलिए बेटा प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी ब्रेस्ट का साइज नॉन प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा एक मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्लेसेंटा से भी निकलता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले प्यूबर्टी पर ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाएगा, फिर प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन उसके नंबर ऑफ एल्व्यूला इंक्रीज करेगा ताकि साइज भी बढ़ता है, दूध ज्यादा बने, प्रोलैक्टिन दूध बनवाएगा और ऑक्सीटोसिन दूध रिलीज करवाएगा। चलिए हो जाए तो जरा डन कर दीजिए। हो गया बेटा? हाँ यस, रेशमा ने सही नाम लिखा है, प्लेसेंटा से जो रिलीज होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो भी कंट्रीब्यूट करता है मिल्क प्रोडक्शन में, बट अदरवाइज मेजर रोल आफ्टर डिलीवरी वो सब प्रोलैक्टिन का ही रहता है। आपको एक और बात मैं बताती हूं, एक केस बताती हूँ रियल, ताकि आपको वैसे तो याद है ही और दिमाग में सेट हो जाए, और कभी आप जब डॉक्टर्स बनेंगे, गायनेक बने, ऐसा कोई केस आए, तो हम डॉक्टर्स जो है किस्से कहानियां बहुत सुनते हैं दूसरे डॉक्टर्स की, क्योंकि कब कहाँ किसकी क्या रेफरेंस हमें आ जाए, हमें केस सॉल्व करने में हेल्प कर दे। हमारे पास मेरी एक पेशेंट थी जिसकी डिलीवरी हमने करवाई थी, और करीब 2-2.5 साल की जब उसकी बच्ची थी, तो उसका फोन आया कि मैम मेरे ब्रेस्ट में से थोड़ा सा मिल्क डिस्चार्ज हुआ है, और उसने बड़ा कैजुअली बोला मैम बस थोड़ा सा ही है। बेटा नॉन प्रेग्नेंट अगर लेडी है तो उसके प्रोलैक्टिन लेवल्स एकदम डाउन होते हैं, और स्पेशली डिलीवरी को 2-2.5 साल हो गए हैं तो बिल्कुल डाउन होते हैं, तो उनके मिल्क प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो इवन अगर लिटिल मिल्क भी किसी के निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, दे मस्ट कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट। तो जैसे ही वो हमारे पास, हमने कहा आप तुरंत फटाफट आ जाओ, उसका प्रोलैक्टिन लेवल्स हमने ब्लड में टेस्ट करे, एंड प्रोलैक्टिन लेवल्स वर शूटिंग हाई, मतलब नॉर्मल से 100 टाइम ज्यादा थे। थोड़ा बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन कभी कभी हो जाता है बेटा, कभी कभी यंग गर्ल्स में, अनमैरिड गर्ल्स में, या जिनकी प्रेगनेंसी नहीं है उनमें भी थोड़ा बहुत मिल्की डिस्चार्ज आ जाता है, बट इसको आपको कैजुअली नहीं लेना है, आपको गायनेक को कंसल्ट करना है, प्रोलैक्टिन, सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाना है। थोड़ा बहुत अगर हाई लेवल्स होते हैं तो गोली आती है, टैबलेट आती है कैबरगोलिन, वो हम लोग खैर दे देते हैं। क्या डोज है वो नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप खुद ही ट्रीटमेंट करने लग जाओगे।
ठीक है, सो यू मस्ट कंसल्ट अ गायनेक लोकली। बट इतने हाई लेवल्स जो हैं सीधे हमने उसको, मैं जयपुर की बात बता रही हूं, तो महावीर कैंसर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। बिकॉज बेटा इतना हाई लेवल्स का मतलब है प्रोलैक्टिन जहां से निकल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां पे ट्यूमर हो गया है, इसीलिए उसके सेल्स ओवर प्रोलैक्टिन रिलीज कर रहे हैं। सो शी वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बट वेरी टाइमली डायग्नोज बाय गॉड्स ग्रेस, एंड उसकी फिर सर्जरी हुई, वो ट्यूमर रिमूव किया गया, एंड शी इज हेल्दी, हार्टी एंड फाइन। बट इसीलिए अगर कुछ भी थोड़ी भी एबनॉर्मैलिटी है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो बजाय चाची, नानी, दादी, फ्रेंड्स को पूछने के या गूगल करने के, आप बेटर है आप लोकली डॉक्टर को, एक्सपर्ट को, जो सुपर स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, उसे सबसे पहले कंसल्ट करें। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं। नाउ प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। ये बेटा पूरा मैंने आपको एक एक वर्ड लिखवा दिया है, तो मैं यहां ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये ट्रिक एक है, लेकिन आपके कोई ज्यादा काम आएगी नहीं, इस ट्रिक को आप मत करना, है ना, ऑलरेडी आपको आता है। इस डायग्राम पर फोकस करो बेटा, ये डायग्राम पर फोकस करो, ये मैमरी ग्लैंड है, डायग्राम पर फोकस करो। ये बेटा रिब्स हैं, पसलियां, कट सेक्शन दिख रहा है, साइड से देख रहे हो तो कट्स दिख रहे हैं, और ये इसके बीच की मसल है, इंटरकॉस्टल मसल, इन्होंने लिख दिया मसल बिटवीन रिब्स। और ये रही वो लेबलिंग बेटा, पेक्टोरालिस मेजर मसल एनसीईआरटी में दी हुई है। तो पहले रिब्स और उसकी मसल है, और उसके ऊपर फिर पेक्टोरालिस मेजर है, और उसके ऊपर पूरा ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट में आप देख सकते हो इन्होंने यहां पर जैसे ये 2 लोब्स बनाए हैं, ऐसे 15 से 20 लोब्स होंगे, और ये पिंक कलर से ये जो बनाया है ये फैट है जो वेरिएबल अमाउंट है। अब ये इन्होंने लेबल कर दिया मैमरी लोब। अब हर लोब के अंदर ये एल्व्यूलाए हैं, बहुत सारे एल्व्यूलाए हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स। यहां लेबल नहीं है, पर एक्चुअली हर एल्व्यूलाई से छोटी छोटी डक्ट्स निकलेंगी, जिन्हें हम मेमोरी टिब्यूल्स कहेंगे। और एक एक लोब से फाइनली एक डक्ट निकलेगी, जिसे मेमोरी डक्ट कहेंगे, और 2 3 4 5 डक्ट्स मिलकर ये चौड़ा सा पार्ट बनाएंगी, इसे मेमोरी एम्प्यूला कहेंगे। और फाइनली जिन डक्ट्स के थ्रू दूध आएगा, इन्हें लैक्टिफेरस डक्ट कहेंगे। ये छेद जो है ये निप्पल है, और निप्पल के चारों तरफ ये जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होगा ये एरियोला होगा। अब लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। बहुत आसान आपको एक तरीका बताती हूं याद रखने का, बेटा सीक्वेंस में दिया है। देखो मेमोरी लोब है, उसके अंदर एल्व्यूलाई है, टिब्यूल नहीं बना, फिर उसके बाद डक्ट बनेगी, फिर एम्पुला बनेगा, फिर लैक्टिफेरस डक्ट बनेगी। तो सीक्वेंस में ही लेबलिंग है। तो यहां नहीं भी समझ आए तो आपको यही लेबलिंग इसी सीक्वेंस में ही पूछी जाएगी। तो याद रख लेना, मेमोरी लोब है, फिर एल्व्यूलाई है, टिब्यूल नहीं दिया, फिर मेमोरी डक्ट है, फिर मेमोरी एम्पुला है, फिर लैक्टिफेरस साइनस है, और निप्पल एरियोला तो याद हो ही जाता है, ये भी सब याद हो जाता है। ठीक है, चलिए हो गया, बढ़े आगे। ऑल राइट, आ जाओ बेटा, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए 2024 नीट में आया हुआ क्वेश्चन आज की क्लास से, करिए ट्राई। आई होप आपको मेरे छोटे छोटे जो किस्से होते हैं रियल लाइफ, उससे मजे भी आते हैं पढ़ने में, और मोटिवेट भी होते हो आप, और इट इज ऑफ कोर्स इंफॉर्मेटिव फॉर यू, बिकॉज ये वो बातें हैं जो हमारे साथ या हमारे आसपास किसी के साथ हो सकती है, तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट। चलो, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस ओनली, नहीं बेटा, अक्सर अक्सर। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय दिस, ये तो सही बात है, बट ओनली नहीं है, तो बी रॉन्ग हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आपने ओनली पे ध्यान नहीं दिया तो आप गड़बड़ कर देंगे, पर मेरे नादान परिंदे ध्यान देते हैं। 75% ने एकदम परफेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, करिए क्विकली। 2:30 बजे से छुट्टी दे दो बस, रोज एक ही बात पे डांट खाओ गुरु मां से। हाँ जी,
इनकरेक्ट यानी फॉल्स बताना है। मॉन्स प्यूबिस में फैट है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। क्लाइटोरिस जंक्शन ऑफ माइनोरा, वो भी अपर जंक्शन। हाइमन कैन बी ब्रोकन बाय दिस और दिस। हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। सो वेरी इजी क्वेश्चन, डी फॉर दिल्ली। 85% ने एकदम परफेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2024 का क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया। ये मैंने 2024 में अपने बैच में क्वेश्चन कराया था और स्पेसिफाई भी किया था, और फिर वही क्वेश्चन नीट में आ गया था, कैसे एक वर्ड बदल के। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, ये तो ट्रू है बेटा, ये तो ट्रू है। हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग दिस, हाउएवर इट कैन बी ब्रोकन। यहां ये हो गया बेटा। सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, नीट में उन्होंने ऑफन की जगह ओनली लिख दिया था, और करवाते में मैंने बोला भी था अगर ओनली होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सो 80% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा ट्राई, बिल्कुल इजी है। क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स, उन्हें एल्व्यूलाई बोलते हैं, उनसे मैमरी टिब्यूल निकलेंगे, फिर उनसे मैमरी डक्ट बनेगी, फिर उनसे मैमरी एम्पुला बनेगा, फिर लैक्टिफेरस डक्ट मिलेगी। 90% ने ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए प्लीज। हाँ जी, टर्मिनल स्ट्रक्चर जिसके थ्रू दूध बाहर आता है, फाइनल स्ट्रक्चर इज द लैक्टिफेरस डक्ट। फाइनल स्ट्रक्चर इज द लैक्टिफेरस डक्ट। 92% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करो ट्राई। देखो पहले करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट, फॉल्स पूछा है। ओवरीज फीमेल गैमीट बनाएंगी सेवरल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, एक नहीं सेवरल, ओनली वन लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। स्टेरॉइडल प्रोटीन लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा। हर ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी है, पेल्विक वॉल यूट्रस से लिगामेंट से कनेक्टेड है। स्ट्रोमा के 2 जोन्स हैं, ये उल्टा लिखा है बेटा। बाहर वाले को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेड्यूला बोलते हैं, और ये फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। 70% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा ये क्वेश्चन कितना इजी लग रहा है ना, बट ऐसा क्वेश्चन आई थिंक 2024 में भी पूछा गया है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आया है बेटा, लगता कितना आसान है बट ये कई बार आया है। सीक्वेंस, तो सबसे पहले ओवरी, ओवरी के बाद इनफंडिबुलम जो फनल शेप पार्ट है, फिर एम्प्यूला, फिर इस्थमस, फिर यूट्रस, फिर उसकी सर्विक्स, और फिर वेजाइना। या उल्टा भी हो सकता है, नीचे से वेजाइना से भी जा सकते हो, पर सीक्वेंस होना चाहिए। सो ये तो करेक्ट है सीक्वेंस। ये सब उल्टा सीधा लिखा है बेटा, वेजाइना के बाद फैलोपियन ट्यूब और फिर यूट्रस थोड़ी ना आता है। ये इनफंडिबुलम के बाद यूट्रस और फिर इस्थमस थोड़ी ना आता है। यूट्रस के बाद एम्पुला, इस्थमस थोड़ी ना आता है। तो सीक्वेंस सिर्फ ए में करेक्ट है। 70% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैथ्स यानी मॉन्स प्यूबिस, केमिस्ट्री यानी क्लाइटोरिस, लेंदी यानी लेबिया मेजोरा माइनोरा, है यानी हाइमन। तो ये है वेजाइना नहीं है बेटा, ये डक्ट है, डक्ट, एसेसरी डक्ट है। सर्विक्स भी एसेसरी डक्ट है, ये तीनों हैं, ये भी डक्ट है, फैलोपियन ट्यूब, ओवी डक्ट। 70% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। इनकरेक्ट ओनली, फॉल्स पूछा है बेटा, फॉल्स, करो ट्राई। अब बार्थोलिन ग्लैंड तो गुरु में आपने पढ़ाया नहीं है, गोली मारो, छोड़ो। सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन
बर्थ कैनाल अलोंग विथ वजाइना, सर्विक्स की कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों मिलाकर बर्थ कैनाल बोलते हैं। ये करेक्ट है, 2 करेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट पूछा है। मैमरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट या सुडोरियस ग्लैंड्स है, ये करेक्ट है पर हमसे इनकरेक्ट पूछा है। प्रेजेंस और हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, और बार्थोलिन आपको पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आंसर तो आ जाएगा। 65% ने करेक्ट आंसरिंग कर भी दी है। चलिए आइए, मजे आ गए। यहां पर हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है। पर ये स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पहला स्टेप समझना है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, और वो है गैमीट फॉर्मेशन। इसीलिए हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, ताकि अब हम गैमीट फॉर्मेशन को समझ सकें, गैमिटोजेनेसिस को समझ सकें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल्स में और फिर हम पढ़ेंगे फीमेल्स में। बेटा मेल्स के अंदर कितनों को याद है, बनाना मत, टेस्टिस है, लोब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जो सर्टोली सेल थे और ये प्राइमरी जर्म सेल है। सर्टोली सेल तो खाना देते हैं, मम्मी है, पर ये जो प्राइमरी जर्म सेल है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये स्पर्म बनाएगा। कितने लोगों को याद है बताइए? सो गैमेटोजेनेसिस मेल्स में मतलब है स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में कहेंगे oogenesis, और ये होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर, इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और ये टिब्यूल्स प्रेजेंट हैं इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मौजूद हैं और उनके अंदर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ इसका सिंपल सा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, और मेल गैमीट को हम बोलते हैं बेटा स्पर्म, या इसका पूरा नाम है बेटा स्पर्मेटोजोआ। जोआ वर्ड क्यों आया है? जोआ वर्ड जू से लिया है, जू जूलॉजी, जानवर चलता है, फिरता है, घूमता है, यानी मोटाइल गैमीट है इन मेल्स। मेल्स के अंदर मेल गैमीट बनना यानी स्पर्म बनना, या उसी का नाम है स्पर्मेटोजोआ बनना, उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल इजी है बेटा, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। किससे बनेगा? फ्रॉम प्राइमरी जर्म सेल, याद है ना, एक सर्टोली सेल है, उससे नहीं बनता स्पर्म, पीजीसी लिख देती हूं, या इसी को हमने कहा था स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। मेल्स में जब मेल, एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, और जब उसकी प्यूबर्टी आएगी बेटा, 12-13 साल की उम्र होगी, याद है ना, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलेगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच-एलएच निकलेगा, तब जाकर ये स्टार्ट होगा और कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड एज। ये बात मैं फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं। फीमेल्स के अंदर एक फिक्स्ड स्टॉक के साथ पैदा होती है बच्ची, पर मेल्स के अंदर पूरी जिंदगी स्पर्म्स बनते हैं। हालांकि प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ सीमन कम हो जाती है, हम आगे सीखेंगे, बट दे कैन हैव देयर ओन जेनेटिक चाइल्ड इवन इन द एज ऑफ 50, 60, 70s, जो आप सुनते हैं, बिल्कुल हो सकता है। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक फ्लो चार्ट आपको पढ़ाया था, मैं बना नहीं रही हूं। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो फ्लो चार्ट याद है? मुझे यस लिखकर भेजना, जिसमें मैंने बताया था कि जब प्यूबर्टी आएगी, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, फिर वहां से एफएसएच एलएच निकलेगा, ये दोनों ब्लड में डाल के टेस्टिस के पास जाएंगे। एलएच जो है वो लीडिक सेल्स पर काम करेगा, वहां से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, वो स्पर्म फॉर्मेशन कराएगा। एफएसएच सर्टोली सेल के पास जाएगा, वहां से कुछ केमिकल्स फैक्टर्स निकलेंगे, वो फाइनल स्टेप स्पर्मियोजेनेसिस करवाएंगे। ये कितने स्टूडेंट्स को याद है? दोबारा तो नहीं बनवाऊं मैं, ऑलरेडी बनवा चुकी हूं। चलो अब एक न्यू पेज ले लीजिए, न्यू पेज। सबसे पहले सबसे टॉप से शुरू करना। एक लड़का पैदा हुआ,
और प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी, उसकी जो टेस्टिस है उसके अंदर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया हैं, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया ऑन इनर वॉल, अंदर की तरफ ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। मुझे जरा चैट्स में लिखकर बताओ कि ये जो सेल्स हैं ये डिप्लॉयड होंगे 2n या हैप्लॉयड होंगे n, बताइए बेटा। जो आप पूछ रहे हो एक्चुअली 7 मंथ की प्रेगनेंसी जब होती है तब तक टेस्टिस बन जाते हैं, उस टेस्टिस के अंदर ये हैं ये, और प्यूबर्टी के बाद फिर इनका मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा, फिर वो पूरी जिंदगी मल्टीप्लाई करेंगे तो और नए नए स्पर्मेटोगोनिया पूरी जिंदगी बनते हैं। फीमेल्स में ऐसा नहीं होगा, फीमेल्स में जितने ओगोनिया बनने थे जन्म के पहले बनकर फिक्स हो जाते हैं। चलो वेरी गुड। मैंने बताया था कि हमारे बॉडी का हर सेल 2n है, हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। तो सर्टोली सेल हो, चाहे जर्म सेल हो, चाहे लीडिक सेल हो, सभी सेल्स 2n होंगे, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स होंगे, और मेल है तो एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा, एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम होगा। अब बेटा होता क्या है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है, फुल कंसंट्रेशन, बहुत इजी पढ़ा रही हूं, जैसे ही प्यूबर्टी आती है वैसे ही हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनना शुरू होता है। वो ब्लड में डालकर और सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, वहां से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनना स्टार्ट होता है, उसे ब्लड में डालते हैं, वो सीधे टेस्टिस के पास आता है, टेस्टिस के पास आके लीडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है और लीडिक सेल्स एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन्स बनाना शुरू करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन। और वो टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बताया था आपको, उसकी हेल्प से सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर खींच लिया जाता है और वहां जाकर बेटा वो इनका मल्टीप्लिकेशन शुरू करा देता है। यानी 1 स्पर्मेटोगोनिया से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। पूरी जिंदगी चलेगा ये मल्टीप्लिकेशन फेज बेटा, नए नए स्पर्मेटोगोनिया बनते रहेंगे। जरा खुद सोचो, अगर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं, यानी ये कार्बन कॉपी सेल्स हैं बेटा, ये बिल्कुल कार्बन कॉपी सेल्स हैं, तो कौन सा वाला डिवीजन हो रहा होगा यहां पे? नेचुरली माइटोसिस। माइटोसिस से बेटा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये बनना शुरू हो जाते हैं। अब इतना डिटेल अपने में नहीं है, ऐसा समझ लो कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया तो जिंदगी भर मल्टीप्लाई करते रहते हैं, लेकिन कुछ स्पर्मेटोगोनिया वो जो मम्मी है सर्टोली सेल, उनसे खूब सारा खाना ठूंसते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। सिर्फ साइज में बड़े हुए हैं, सिर्फ ग्रोथ हुई है, डिवाइड नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ ग्रोथ हुई है। तो उसी स्पर्मेटोगोनिया को अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, उसी स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सिर्फ ग्रोथ हुई है बेटा, खाना ठूसा है, बड़े हो गए हैं, यानी डिवीजन नहीं हुआ है, अभी भी ये डिप्लॉयड हैं, अभी भी टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, 44 प्लस XY, अभी भी सेम वही कहानी है, सेम। इसे ग्रोथ फेज कहते हैं। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया तो जिंदगी भर मल्टीप्लाई करते रहेंगे ताकि नए नए स्पर्मेटोगोनिया बनते रहें, इसीलिए कंटिन्यूस टिल ओल्ड एज। और उन्हीं में से कुछ कुछ स्पर्मेटोगोनिया खूब सारा खाना खा खा के बड़े होते जाएंगे, ग्रोथ फेज। तो मैं यहां लिख देती हूं कि सम स्पर्मेटोगोनिया ग्रो, ओनली ग्रो, नो डिविजन, ग्रो टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बेटा एक स्पर्मेटोगोनिया ग्रो कर कर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर कोई डिवीजन नहीं हुआ है, नो माइटोसिस नो मियोसिस, नो माइटोसिस नो मियोसिस, यहां पर केवल ग्रोथ हुई है, ओनली ग्रोथ। थोड़ा मैच्योर हो गया है, डिफरेंशिएशन समझ लो,
क्योंकि यही आगे स्पर्म बनाएगा, ये आगे स्पर्म बनाएगा। ग्रोथ या डिफरेंशिएशन। बेटा ध्यान से सुनना, मान लो ये 4 स्पर्मेटोगोनिया है, 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे आगे, वो मल्टीप्लिकेशन फेज में रहेंगे, और 2 जो ग्रो कर गए, डिफरेंशिएट कर गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, अब वो दोबारा माइटोसिस करके इन्हें नहीं बनाएंगे, उनमें मियोसिस होगा, कहानी आगे चलेगी, इसीलिए डिफरेंशिएशन वर्ड है। क्लियर हुआ? अब बेटा इसमें होगा मियोसिस स्टार्ट, इसमें होगा मियोसिस। अब आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर आता है, उसमें जरूर सर ने पढ़ाया होगा या मुझसे पढ़ा है तो मैंने पढ़ाया है कि मियोसिस 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है पैकाइटीन स्टेज में, और मियोसिस 1 के एंड में 2 डॉटर सेल बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इतना कितने बच्चों को याद है? तो सबसे पहले प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगा, जिससे बनेंगे 2 डॉटर सेल्स, उन्हें कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1 से 2 बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया बेटा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, यानी पहले अगर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी थी, तो अब हर क्रोमोसोम की 1 कॉपी होगी, 1 कॉपी, यानी ये हैप्लॉइड हो गए बेटा, हैप्लॉइड, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स थे, 23 इधर चले गए, 23 इधर चले गए। जो 44 ऑटोसोम्स हैं उनमें से 22 इधर चले गए, 22 इधर चले गए, और X और Y में से X एक के पास आ गया, Y एक के पास आ गया। ये हैप्लॉइड हो गए हैं क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है। इसके पास X आ गया 22 के साथ, इसके पास Y आ गया। कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ रही है? हाँ बेटा, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस हो गया। और साइटोप्लाज्म इक्वल डिवाइड हुआ है, इक्वल, यानी दोनों डॉटर सेल का साइज भी एकदम सेम है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीमेल्स में ऐसा नहीं होगा, हम आगे पढ़ेंगे। मैं फिर एक बार रिवाइज कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही प्यूबर्टी आई, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल की अंदर की दीवार पर जो प्राइमरी जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया है, डिप्लॉइड है, उन्होंने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करा, उनका नंबर बढ़ा। कुछ तो जिंदगी भर मल्टीप्लाई करेंगे, बट कुछ फ्यू स्पर्मेटोगोनिया टाइम पर एनलार्ज होंगे, ग्रो करेंगे, नो डिवीजन ओनली ग्रोथ, और वो कहलाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो मान लो अगर 10 स्पर्मेटोगोनिया ग्रो कर रहे हैं तो 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे, सभी डिप्लॉइड है। इनमें होगा मियोसिस 1। तो अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, बट क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ये पहला हैप्लॉइड सेल बना है। तो अगर 10 स्पर्मेटोगोनिया है तो 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, और उससे मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 20 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। ये सारा काम वो मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है। अब इसमें होगा मियोसिस 2, अब इसमें होगा बेटा मियोसिस 2, इसमें होगा मियोसिस 2, और इसमें भी होगा मियोसिस 2। अगर आप लोगों को याद हो तो मियोसिस 1 के बाद होता है मियोसिस 2। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस 1 और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 2। यहां पर भी इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, सेल्स सारे इक्वल साइज के बनेंगे। बेटा आपको याद होगा मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल बनते हैं, इसमें भी मियोसिस 2 होगा, इसमें भी मियोसिस 2 होगा, तो इससे भी 2 सेल बनेंगे, इससे भी 2 डॉटर सेल बनेंगे, टोटल बन जाएंगे 4 डॉटर सेल्स। उन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड। तो एक सेकेंडरी से 2 स्पर्मेटिड बने और दूसरे वाले सेकेंडरी से भी 2 स्पर्मेटिड बने, टोटल 4 स्पर्मेटिड बन गए। और अगर आपको मियोसिस 2 याद हो तो उसमें क्रोमोसोम नंबर और हाफ नहीं होता, बस जितना हाफ होना था हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, डीएनए हाफ होता है, अगर आपको याद हो बेटा। यानी ये बिल्कुल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, ये भी बिल्कुल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जैसा बना है, और ये दोनों अपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जैसे बने हैं। 4 में से 2 जो हैं बेटा, उनके पास 22 + X है,
और 4 में से 2 जो हैं उनके पास 22 प्लस Y है। ये सब एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन करवा रहे हैं जो लीडिक सेल से रिलीज हो रहा है, जिसे LH कंट्रोल कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से। आ रहे हैं मजे? बेटा ये जो पूरा टाइम है ना, ये सारा टाइम जब से मियोसिस शुरू हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जैसे ही मियोसिस शुरू हुआ, मियोसिस 1, मियोसिस 2, फाइनली स्पर्मेटिड बना, इस पूरे को मैच्योरेशन फेज कहते हैं। मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। बेटा आपको मालूम है वैसे ही मियोसिस लॉन्गर प्रोसेस है देन माइटोसिस। मियोसिस 1, मियोसिस 2, उसमें भी प्रोफेज 1, उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकनाइसिस। तो नेचुरल सी बात है बेटा, ये होने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। मैंने क्या कहा, मैं फिर बोलती हूं। सबसे पहले 1 स्पर्मेटोगोनिया से 2 से 4, 4 से 8, ये मल्टीप्लीकेशन फेज है, माइटोसिस हो रहा है। अब जितनी स्पर्मेटोगोनिया है वो उनमें से कुछ ग्रो करके बना लेंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये ग्रोथ फेज है, कोई डिविजन नहीं है, ओनली ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है। अगर 10 स्पर्मेटोगोनिया है तो उनसे 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। अब मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा, यानी मियोसिस। मियोसिस 1 के बाद 1 प्राइमरी से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फाइनली मियोसिस 2 के बाद 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अगर 10 स्पर्मेटोगोनिया थी तो 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, 20 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, और 40 टोटल हो जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं हर सेल के अंदर, 44 प्लस XY। पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं ये हैप्लॉइड हैं, स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड हैं। 50% के अंदर 22 प्लस X है और 50% के अंदर 22 प्लस Y है। 2 तरह के स्पर्मेटिड्स बने हैं। यहां तक सबको क्लियर है नेहा? बेटा पूरा रिवाइज करवा रही हूं ऑलरेडी, पूरा रिवाइज करवा रही हूं ऑलरेडी। अब ये स्पर्मेटिड्स ऐसे हैं बेटा, गोलू मोलू हैं, नॉर्मल सेल हैं, नॉर्मल एनिमल सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, गोल्जी बॉडी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ढेर सारा साइटोप्लाज्म होगा, जो भी सब कुछ होता है। अब इसके बाद क्या होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे। अभी तक सारा काम एंड्रोजन्स ने किया है, सारा काम। अब ये 4 स्पर्मेटिड्स थे, सपोज ये 4 स्पर्मेटिड्स थे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और उनसे टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बने। मैं ऐसा लिख देती हूं, स्पर्मेटिड्स। ये वाले 2 22 प्लस X बने थे और ये वाले 2 22 प्लस Y बने थे। सभी हैप्लॉइड हैं, सभी हैप्लॉइड हैं। यहां तक का सारा काम एंड्रोजन्स ने किया है। अब फाइनल स्टेप में क्या होगा, आपका फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। बेटा स्पर्म जो है फाइनली अभी वो नहीं बना, उसको दूर जाना है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है। वहां हाथी न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जी हाँ, वहां पे टेल होनी चाहिए, फ्लैजिला होना चाहिए। और बेटा जब इतना दूर जाते हैं तो भारी सामान कंधों पे लेके नहीं जाते, तो जो जो ऑर्गेनेल की फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी उसे हटाना है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को हटाना है, टेल फ्लैजिला को ऐड करना है। ये सारा जो प्रोसेस होगा, डिवीजन नहीं करना, माइटोसिस मियोसिस नहीं करना, उसका रूप बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इस प्रोसेस को जब हम करेंगे तो फाइनली बनेगा स्पर्म, या जिसे हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ, या जिसे आप कहते हो मेल गैमीट, तब जाके बनेगा। और ये सारा करने के प्रोसेस को
स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये होगा जो सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर्स निकलेंगे और वो होगा जो एफएसएच निकला है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो रिलीज करवाएगा। तो ये जो है इनका रूपांतरण होगा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन, या स्पेशलाइज हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैसा होता है आखिर एक स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये होगा फाइनल स्टेप। इसे कहते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज द फाइनल प्रोसेस। This transformation is called spermiogenesis. इस पर बहुत बार PYQ आया हुआ है बेटा, बहुत PYQ आया हुआ है। यानी अब यही स्पर्मेटिड ऐसा बन जाएगा, ऐसा। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ऐसा। क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्रोमोसोम नंबर सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है बेटा। केवल जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स हैं, टेल का फॉर्मेशन है, वो सब हो जाएगा। यानी टोटल 4 स्पर्मेटिड है तो 4 ही स्पर्म्स बनेंगे। ये जो पूरा है, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। ये एफएसएच निकलेगा, वो सर्टोली सेल पर काम करेगा, वहां से सर्टेन फैक्टर्स निकलेंगे और वो ये काम करवाएंगे। एफएसएच वो सर्टोली सेल पे काम करेगा, वहां से फैक्टर्स निकलेंगे, वो स्पर्मियोजेनेसिस करवाएंगे। ये सारा प्रोसेस, और बाकी जितना भी प्रोसेस है वो एंड्रोजन्स करवाएंगे। ये जो सारा प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस, ये सारा, ये LH निकलेगा, वो लीडिक सेल्स के पास जाएगा और वहां से एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स निकलेंगे और वो स्टेप 1, 2 एंड 3 करवाएंगे। कहीं पे भी लिख लेना बेटा, कहीं पे भी लिख लेना ये सारा काम। तब जाकर हम कहेंगे फाइनली फॉर्म हो गया स्पर्म। एक्चुअली अभी भी थोड़ा सा पार्ट बचा है, अभी बताऊंगी, पहले इतना लिख लो एक बार। जल्दी से नोट करिए बेटा। चलो अब सुनो ध्यान से बेटा, मत लिखो इसको, आपको LH और FSH वाली बात नहीं लिखनी, मत लिखो, आप खिचड़ी मत बनाओ बेटा, मत लिखो। ऑलरेडी फ्लो चार्ट में लिखवा चुकी हूं मैं, नो नीड। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, ये आपका होमवर्क है बेटा, ध्यान से सुनो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी बनते हैं? तो 2। अभी लिखना मत। एक सेकेंडरी से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? 2। एक सेकेंडरी से स्पर्म कितने बनेंगे? तो बेटा जितने स्पर्मेटिड बनेंगे उतने ही स्पर्म बनेंगे। एक प्राइमरी से कितने स्पर्म बनेंगे? एक प्राइमरी से 2 सेकेंडरी बन रहे हैं, उन दोनों से 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं, मतलब 4 स्पर्म बनेंगे। तो एक प्राइमरी से 2 सेकेंडरी, 4 स्पर्मेटिड और 4 स्पर्म बनेंगे। बट एक सेकेंडरी से 2 स्पर्मेटिड और 2 स्पर्म बनेंगे। एक प्राइमरी से 2 सेकेंडरी, 4 स्पर्मेटिड, 4 स्पर्म बनेंगे और एक सेकेंडरी से 2 स्पर्मेटिड और 2 स्पर्म्स बनेंगे। ये कितने लोगों को समझ आ गया? अगर आपसे 1 स्पर्मेटोगोनिया से पूछेंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वाला ही सारा कैलकुलेशन होगा। इनमें से प्राइमरी वाला डिप्लॉइड होगा, बाकी सेकेंडरी वाला भी हैप्लॉइड होगा, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होंगे और स्पर्म भी हैप्लॉइड होंगे। स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है, बाकी सारे हैप्लॉइड है। यहां तक क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना बेटा, ये स्पर्म तो बन गया, लेकिन अब एक स्टेप होगा जिस पर बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया था, और वो है स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, स्पर्मिएशन।
फुल 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 कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एक बार लिख लो। स्पर्म हेड, अब स्पर्म बन गया है बेटा, स्पर्म हेड एक बार लिखो, गेट्स एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल्स, एक बार लिखो बेटा, इनटू सर्टोली सेल, and is then detached and released और अब यहां आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए। बेटा होता क्या है ध्यान से समझना, ये थे स्पर्मेटोगोनिया, इनसे करते करते ये स्पर्म्स बन गए, और ये बीच बीच में थे सर्टोली सेल। होता क्या है बेटा, जैसे ही सर्टोली सेल बना, ये अपना सर यहां पे धंसा देता है, ये घुस गया, ये धंस गया अंदर, खाना ले लेता है, क्योंकि इसे बहुत दूर जाना है बेटा। ऑफ कोर्स रास्ते में जब सीमन, सेमिनल वसाइकल का फ्रक्टोज भी डाला जाएगा, प्रोस्टेट का कैल्शियम भी डाला जाएगा, बट ये बहुत सारा खाना लेता है। अब आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ये खाना इसने लिया, यानी स्पर्म का हेड एम्बेडेड हो गया सर्टोली सेल के अंदर, और खाना लेके ये डिटैच करेगा और रिलीज होगा इस जगह पर। ये क्या है बेटा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है पूरा, तो ये उसका ल्यूमन है यहां, मतलब अब ये सेल वापस आ गया यहां पर, अब ये स्पर्म वापस आ गया यहां पर। तो स्पर्म जैसे ही बना, उसने अपना सर मम्मी की गोद में रखा, सर्टोली सेल से खूब सारा खाना लिया, डिटैच हुआ और रिलीज हुआ। कहां पर रिलीज हुआ, इनटू ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे आपका, ये फैक्ट है, बट ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इस पर पीवाईक्यू आया है और इसे एनटीए ने आंसर भी माना था। ये सत्य है, मैं सालों से पढ़ाती आ रही हूं और बताती भी हूं कि एनसीईआरटी में ये गलती है, क्वेश्चन आ सकता है, ये फैक्ट है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये लाइन है एनसीईआरटी की बेटा, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस लाइन इज गिवन इन एनसीईआरटी। क्या अंतर है, आ जाओ समझाती हूं, क्या अंतर है, आ जाओ समझाती हूं। 2024 में क्वेश्चन आया था ये बेटा, अच्छे स्टूडेंट्स का गलत हो गया था क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसरिंग की थी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब बेटा ये है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पूरा, इसी के अंदर सर्टोली सेल है, इसी के अंदर स्पर्म बना, उसने सर धसाया, खाना लिया और इसके अकॉर्डिंग वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल गया, मतलब वो रेटेटेस्टिस में आ गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी रेटेटेस्टिस में आ गया है, बट एक्चुअली वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही जो रहता है पर ल्यूमन में आ जाता है, दैट इज परमिएशन। बेटा 2 बार ऐसा हुआ है, एक बार इस क्वेश्चन में, एक बार और मैं आपको बताऊंगी जहां मैं सालों से फैक्ट बताती हूं और बताती हूं ये बात एनसीईआरटी में गलत दी है। अब सवाल उठता है हम आंसर क्या लगाएं। देखो बहुत बच्चों ने यह आंसर लगाया था क्योंकि एनसीईआरटी सही मानी जाती है, बट एनटीए ने फैक्ट को चूज किया था, कोई बोनस मार्किंग भी नहीं मिली थी। तो अगर मैं कहीं आपको फैक्ट बताती हूं और फैक्ट वाला ऑप्शन आ जाए तो उसे लगाना, क्योंकि 2 बार ऐसा हो गया है कि एनटीए ने फैक्ट को चूज करा है, एनसीईआरटी को नहीं चूज करा है। ठीक है, सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या ये बात समझ में आ गई है? बेटा स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस तो बहुत आसान है, स्पर्मेटिड का रूप बदला, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि बहुत दूर जाना है, वहां हाथी न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो वो जो चेंज हुआ दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, जो एफएसएच सर्टोली सेल पे काम करके कुछ फैक्टर्स निकलवा के करेगा। और फाइनल स्टेप जो कंट्रोवर्शियल है, एनटीए ने बहुत बड़ा एनसीईआरटी को गलत मान के फैक्ट को सही किया था। इस क्वेश्चन को भी आपको मैं दिखाऊंगी आगे। हाँ बेटा एक्सक्रीशन में भी ऐसा हुआ है,
2-3 बार ऐसा हो चुका है बेटा, 2-3 बार ऐसा हो चुका है, ये हम बाद में कल कर लेंगे मार्किंग। ये देखो बेटा, एनसीईआरटी ओपन करिए प्लीज एक बार, एनसीईआरटी ओपन करो बेटा। एनसीईआरटी का एक एक शब्द मैं आपको क्लास में मार्क करवाती हूं, अभी नहीं करवा रही हूं, ये सब बता चुकी हूं, एक एक शब्द क्लास में मार्क कराती हूं। प्लीज ओपन करिए एनसीईआरटी। ये देखो बेटा, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम देख रहे हैं, ये है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी जर्म सेल। ये बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इससे बना स्पर्मेटिड, और फाइनली टेल के साथ बनेंगे स्पर्मेटोजोआ। हमें पता है ये 2n है, ये 2n है, ये मियोसिस से बन गए हैं n। जिसको जाना है जाओ, क्लास मत डिस्टर्ब करो। 1 प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से 1 प्राइमरी बना, उससे 2 सेकेंडरी बने, उससे 4 स्पर्मेटिड बने, 4 स्पर्म बने। बेटा इसकी लेबलिंग बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। देखो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, एक टिप बताती हूँ, कितनी आसान है। हमें पता है बेटा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये दोनों सेल है, तो ये दो तो हमें याद हो गए। अब देखो सीरियल ऑर्डर दिया है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजो। बस आपसे ऐसे ही लेबलिंग पूछेंगे, तो बस सीक्वेंस में ही तो दिया है सारा। आओ चलो आपको ये स्टेप बताती हूं। ये देखो बेटा, यहां मार्क करो, spermatids are transformed into spermatozoa by process called spermiogenesis. Now, after spermiogenesis, sperm head becomes embedded in Sertoli cell and finally released from seminiferous tubule. ये from नहीं होगा, into the lumen of seminiferous tubule, and this is called spermiation. ऑफ कोर्स बेटा ये आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस होगा, तभी तो स्पर्म बना है, तभी तो स्पर्म हेड हम वर्ड लिख रहे हैं आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। इसे बिफोर स्पर्मियोजेनेसिस लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द। और बेटा आपको इतने रियल लाइफ के किस्से बताती हूं, उसके थ्रू आपको याद करवाती हूं, और फिर ऐसे कमेंट करते हो कि 4 घंटे क्लास ले लो। चलो कल 4 घंटे ले लूंगी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। इस सब को हम कल करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा यहां पर, ये आपका होमवर्क है, हम कल पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नालायकों गुरु माँ के नादान परिंदे नालायक हो गए हैं एकदम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने में मजे नहीं आ रहे तुम लोगों को यार? कितने किस्से, कहानी, रियल लाइफ, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कितना कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है बेटा, इस चैप्टर को केवल एनसीईआरटी से रट के काम नहीं चलेगा। एक एक चीज हम डिटेल में जाएंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, तो हर क्वेश्चन मुट्ठी में होगा। और मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5-6 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो चैट्स में मुझे क्लास एंड होने के बाद ऐप पे कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मजे आ रहे हैं किस्से कहानियां सुनते हुए, एंजॉय कर रहे हो, मजे आ रहे हैं यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और समझ आ रहा है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल मिलते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग जो एनसीईआरटी की रीडिंग है वो भी क्लास में करेंगे। एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग हम क्लास में ही करते हैं। बाय एवरीबडी, थैंक यू सो मच। गाना कल सुनाऊंगी भाई, अभी से ही कमेंट आ रहे हैं गुरु माँ 4 घंटे क्लास लेंगी, 6 घंटे क्लास लेंगी, तो फिर गाना कैसे सुनाऊं? अभी गाना कल सुनाती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।